क्या आपके ऊपर भी चार्ज लगा कि आप आईएचसी को सैफ्रनाइज कर रहे हैं? मैं गया था चरखी दादरी, वहाँ वर्स्ट मिड एयर कोलिशन हुआ था बिटवीन कजाक एयर एंड सऊदी एयर। एक भी उसमें नॉन मुस्लिम नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम्स थे, हज से आ रहे थे। सुबह मैंने देखा तो आरएसएस के जो स्वयंसेवक है वो ताबूत तैयार कर रहे हैं। क्या मुझे ये रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? भारत का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी द लास्ट रिफ्यूज ऑफ हिंदूज अराउंड द वर्ल्ड। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं यही था कि जो परसिक्यूटेड लोग हैं उनको एक जगह मिले। 1947 में बांग्लादेश के हिंदुओं ने तय किया था कि वो ईस्ट पाकिस्तान में रहेंगे। 1971 में जब वो बांग्लादेश बना तब भी उन्होंने तय कर लिया था हम बांग्लादेश में रहेंगे। There should be an option, but we should not encourage that. अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। मीडिया शब्द आते ही ना एक नेचुरली एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाती। अगर हम अपना फ्रीडम स्ट्रगल ही देख लें, द टॉप नॉच फ्रीडम फाइटर्स They're all journalists. जर्नलिस्ट दे यूज्ड टू राइट। उन्होंने जो तलवार उठा सकता था उसने तलवार उठाई, जो कलम उठा सकता था उसने कलम उठाई। उस वक्त मीडिया एक मिशन था। It was never seen as a profit making venture. जब वो corporatize हो गया, big media houses आए, the priority was no more the welfare of the country. Priority was certainly profit. लेकिन फिर उसमें citizen journalism जैसी चीजें आ गई। Without any training, without any understanding, things started talking about. देखिए दिक्कत तो तब भी हुई थी जब रेडियो में गाना बजना शुरू हुआ। गांधी जी तो सिनेमा के खिलाफ थे। धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी में भी खूब गाली। अब गाली वाले उनको सुनने के लिए लोग जाते नहीं है। जो कॉमेडियंस फैमिली को साथ देकर, वो कॉमेडियंस आज भी पॉपुलर है। जो सिर्फ गाली गलौज देते थे, जिनके पास कंटेंट नहीं है, गाली है, तो वो 2-4 शो के बाद वो निपट गए। What is भारत in your lens? आई थिंक भारत को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना बड़ा कठिन होगा। और इंडिया नाम का कोई जीव है नहीं, ईमानदारी की बात है, सब भारत ही है। भारत एक सिविलाइजेशन है, बहुत से डाइवर्सिटीज हैं, लेकिन एक कॉमन थ्रेड भी है जो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। टू मी दैट इज माई इंडिया, दैट इज माई भारत। How would you define India Habitat Center? हैबिटेट की एक पहचान तो हमेशा से ही थी आईएचसी की। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आईएचसी का एक मल्टीपल पहचान रहा है। कोई उसको कन्वेंशन सेंटर समझता है, कोई उसको रेस्तरां के रूप से देखता है, लेकिन उसका एक इंटीग्रेटेड इमेज नहीं है। तो मैं उसे देश का लीडिंग इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल हब ये पहचान देना चाहता हूँ। सर, आपने जेएनयू पे एक डोजियर कंट्रोवर्सी हुई थी, जेएनयू में आपने एक डोजियर प्रिपेयर किया था। एक सेगमेंट था जो एंटी इंडिया स्लोगनियरिंग करता था, कश्मीर के लिबरेशन के फेवर में था। ओपनली से मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उसको ब्लाइंडली इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? केरला के न्यूज रूम से लेके दूरदर्शन तक का सफर, दूरदर्शन से यूनिवर्सिटी हेड, यूनिवर्सिटी हेड से डायलॉग के बिगेस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के हेड केजी सुरेश सर। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, लेकिन सर के लिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ मेनी। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थोड़ा सा बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। आई मीन आई हैव पर्सनली नेवर कम अक्रॉस अ प्रोफाइल सच डाइवर्स। मतलब मैं हिस्ट्री देख रहा हूँ, उसमें आपके पास चीज़ें हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मीडिया, सिविलाइजेशन, व्हाट नॉट। तो हाउ डिड यू रीच this level of knowledge, the meta knowledge that you set on? I'm in love with life. When you are in love with life, जिंदगी के हर रस को आप पीना चाहते हैं। कोई भी चीज़ से परहेज नहीं है। मैं उस गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ, यानी कि लाइफ इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस, इसको समझने की आवश्यकता है। अरे मैं साइंस का आदमी, मुझे ह्यूमैनिटीज से कुछ लेना देना नहीं है। मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ, साइंस से कुछ लेना देना। मैं साइंस कम्युनिकेशन के सबसे बड़ा पैरोकार हूँ। आई गो अराउंड, आई एम इन डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज ऑफ साइंस रिलेटेड, साइंस कम्युनिकेशन। तो जबकि मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। मैंने हिंदी में भी रुचि ली, मैंने भारतीय भाषाओं में भी रुचि ली। तो मेरा ये मानना है कि जीवन में ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, जो सबसे मंडेन भी है। एंड आई थिंक द क्रेडिट टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ऑफकोर्स एक तो इनेट ट्रेट होता है आपका, लेकिन एक जो एक्सपोजर ऐसे मीडिया पर्सन जो मिला, आई गिव इट फुल क्रेडिट। मैं हर स्टोरी को मुझे कवर करने का मिला। मैं एक छोटे से कब रिपोर्टर की तरह मैंने शुरू किया, शहर के अंदर
जो घटनाक्रम हो रहा है उसको कवर करना वहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल, तो सब में एक रुचि मुझे दिखा और हर एक में मुझे खूबसूरत कहानियाँ दिखी। मुझे हर एक में एक पहलू दिखा जो शायद बताया नहीं जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही हर कहानी के कई पहलू होते हैं, लेकिन हम एक पहलू देखकर हम उसी को ही सच मानने लगते हैं, हालांकि वो सच नहीं है। और सच का भी मेरा अपना डेफिनेशन है कि भाई सच नाम का कोई चीज़ नहीं है, परिप्रेक्ष्य है, दृष्टिकोण है, ट्रू ट्रू। है ना? सत्य नहीं है, तथ्य है, सत्य नहीं है। तो इसलिए जीवन में किसी भी चीज़ से मनाही नहीं हुई, जो जैसे चलता रहा वैसे ही मैं सब चीज़ों को स्वीकार करता रहा। मेरा जो फेवरेट सॉन्ग जो है, मैं हमेशा मतलब जो गुनगुनाता भी हूँ कि मैं जो हूँ ज़िंदगी का मतलब लुत्फ़ उठाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। तो वो जो है, मैं समझता हूँ कि जीवन में जो मिला उसको कितना बेहतर कर सकते हैं, जो जिम्मेदारी मिली उसको कैसे जो काम मिला उसको सबसे बेस्ट कैसे किया जा सकता है। कोई काम में बुराई नहीं है। मैंने जो भी काम किया पूरे शिद्दत के साथ की, और जाहिर है कि जब आप शिद्दत के साथ करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, और शायद इसलिए मैं सफल भी हुआ। सर, आपकी बात सुन के और आपके प्रोफाइल से मेरे को सॉक्रेट्स की वो लाइन याद आती है विच वेरी एप्टली फिट्स यू। इट्स बेटर टू बी अ सॉक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड. It's better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Absolutely, I totally agree with you. Curiosity, knowledge, this level, I mean, hats off. सर, बहुत सारी बातें करेंगे. वेरी ब्रीफली, अगर आप 2-3 मिनट में अपनी जर्नी, like from your student life, your education, to the different roles that you were into, and your progress till the head of India Habitat Center right now, अगर आप वो बता सकते. जी, वेरी क्विकली, मेरा जो है पैदाइश परवरिश वैसे मेरी दिल्ली की है। मैं दिल्ली वाला हूँ, और खाटी दिल्ली वाला हूँ। और व्हाट इज खाटी दिल्ली? खाटी दिल्ली इन द सेंस कि मैं दिल्ली को जीता हूँ। ओके, है ना? यानी कि कई लोग होते हैं जो जिनके पेरेंट्स किसी और प्रदेश से आए और उन्होंने उसमें से वो निकल नहीं पाए। सो मैं पूरी तरीके से दिल्ली वाला हूँ, है ना? तो वो मैंने दिल्ली को एक्सेप्ट किया। दिल्ली को अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत तरीके से भी प्रस्तुत किया जाता है। दिल्ली वाला मतलब 2 गाली देने वाला आदमी, जिसकी बात की शुरुआत ही गाली से होता है। आजकल सोशल मीडिया का ईरा में दिल्ली में बहुत ही हॉस्टिलिटी है, दिल्ली के लोग जो है, लेकिन मेरा अनुभव बिल्कुल ही अलग रहा। तो खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं दिल्ली में रहा, पैदाइश मेरी यहाँ की है, परवरिश मेरी यहाँ की है। मैंने स्कूली पढ़ाई यहीं की, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं प्रोडक्ट हूँ। मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से। फिर मैंने जॉब शुरू कर दिया। एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग दैट भले मेरी पहचान एक पत्रकार और बाद में एक शिक्षाविद के नाम से हो, लेकिन मेरी पहली जॉब जो है वो हाइट एजेंसी में मैंने शुरू किया था। हाँ, और वहाँ मैंने अपना पहला, क्योंकि जॉब लेना है, उस वक्त कुछ भी नहीं था ऑब्जेक्टिव। आई नेवर प्लान्ड आउट माई कैरियर, यू नो। एंड हमारे पेरेंट्स भी इस तरीके से नहीं थे जो कोई कैरियर प्लान करेंगे कि बच्चे के लिए कोई कैरियर प्लान कर लिया। मतलब मैं कई बार कहता हूँ हम झाड़ की तरफ बढ़ते गए, है ना? और सब चीज़ें होता गया जैसे डेस्टिनी का कहते हैं। तो मैंने होटल से, मुझे मज़ा नहीं आया। आई थॉट कि आई एम कट आउट फॉर, माई फादर वांटेड मी टू बी अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि वो खुद सरकारी मुलाजिम थे, ऑफिसर थे सरकार में। तो वो चाहते थे कि मैं भी बनूं, क्योंकि उनका और कुछ नहीं था कि बच्चे का एक फिक्स्ड इनकम हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में। ये था। मेरा स्टेबिलिटी से दूर तक कोई रिश्ता नहीं। मैं मस्त मौला आदमी। मैंने जो है उसके बाद जर्नलिज्म में मैंने एक छोटा सा न्यू दिल्ली सिटी मैगज़ीन है, उस वक़्त बहुत चलता था, मैंने उससे अपना करियर शुरू किया। फिर मैंने हिंदुस्तान टाइम्स, इवनिंग न्यूज़, काफ़ी फ्रीलांसिंग किए मैंने। कुछ लोकल मैगज़ीन्स के साथ मैंने काम किया। मुझे मेरे फैमिली में दूर तक किसी का जो है जर्नलिज्म से वास्ता नहीं। तो इनफैक्ट मैं कुछ समय फादर के प्रेशर में आके मैंने एक गवर्नमेंट जॉब भी किया, लेकिन मुझे वो भाया ही नहीं।
उनके कहने पर मैंने एक एग्ज़ाम दिया और मैंने सिर्फ उनके कहने पर दिया और मैं उसमें टॉपर हो गया। तो मुझे जाहिर है मुझे ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद मैंने उसे भी छोड़ दिया, जिससे मेरे फादर साहब बहुत नाराज़ हुए। लेकिन मैंने जर्नलिज़्म, आई वेंट इनटू जर्नलिज़्म और मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिज़्म में मैंने पीटीआई से शुरू किया और मैंने एक सब एडिटर ट्रेनी से शुरू करके मैं विद इन ए डेकेड आई बिकेम इट्स चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट और देश दुनिया घूमने का मुझे मौका मिला। बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा। उसके बाद मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में चला गया। टेलीविज़न में मैंने जी, एशियानेट, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन टीवी एक हुआ करता था, PIO टीवी, उसमें, और फाइनली आई लैंडेड एज द सीनियर कंसल्टिंग एडिटर ऑफ दूरदर्शन न्यूज़। और वहाँ से फिर उसी दौरान मुझे एक और मैं ईमानदारी की बात आपसे बता रहा हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा जेब खर्चा, क्योंकि मैं गलत काम कर नहीं सकता, लेकिन मुझे मेहनत की कमाई चाहिए, तो एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, क्योंकि खर्चे नहीं बन रहे थे मेरे। तो उन दिनों न्यूज़ एजेंसीज में मैंने 2200 रुपये से शुरू किया था। मेरा पहला नौकरी तो खैर 500 रुपये से था, लेकिन पीटीआई में आई स्टार्टेड विद 2200 रुपीज़। आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ, नॉट पर आवर। तो मैंने तो वहाँ से शुरू किया। तो मुझे बड़ा थोड़ी किल्लत रहती थी, तो मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं पढ़ाने लग गया। मीडिया, मैं क्या जानता था? मैं एक ही चीज़ जानता था, या तो इंग्लिश जानता था या मैं मीडिया। तो मेरे कुछ जानकारों ने मुझे अंबेडकर कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया। मेरे क्लासेस इतने पॉपुलर हो गए क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता था। बच्चों को टीचर्स आके थ्योरी बता के जाते थे। अब जो प्रैक्टिकल मैं बताता था, मैं तो भाई फ्रेश दिन में रिपोर्टिंग करके शाम को क्लास ले रहा हूँ, या मतलब दोपहर को कोई बड़ा इवेंट कवर करने जा रहा हूँ, मैं जाके वो किस्से सुनाता था, है ना, कि प्रैक्टिकली कैसे चीज़ों को किया जाता है। तो बच्चों को मज़ा आने लग गया, एंड आई सडनली बिकेम ए वेरी पॉपुलर टीचर। अंबेडकर से फिर मेरे लिए डिमांड आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मुझे माखनलाल चतुर्वेदी का नोएडा कैंपस होता था, वहाँ पढ़ाने लग गया मैं। तो मेरा एक पैरेलल करियर आप कह सकते हैं। अच्छा, इस बीच में मेरे को मन किया कि कम्युनिकेशन के हर एस्पेक्ट को मुझे करना है, तो मैं कुछ समय दालमिया भारत जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैं मीडिया एडवाइज़र भी बना। उसके बाद सीनियर कंसल्टिंग एडिटर बना दूरदर्शन का। तो उसी दौरान एक एडवर्टाइजमेंट निकला डायरेक्टर जनरल के लिए, और उसमें उन्होंने सिर्फ 25 इयर्स का जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस मांगा था। वो मेरा हो चुका था, तो मैंने अप्लाई किया। तो इंटरव्यू बोर्ड में बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, शुभन दास गुप्ता, रजत शर्मा। तो मेरे फेवर में अगर कोई फैक्टर गया तो वो था कि मैं IIMC को उतने सालों से मैं जानता था, क्योंकि मैं पढ़ाता था वहाँ। राइट। तो आई न्यू अबाउट मीडिया एजुकेशन। मैंने उनको एक विजन भी दिखाया, ये मेरा विजन है, और मुझे खुशी है कि मैं बहुत कुछ इम्प्लीमेंट कर पाया। हालांकि मेरा टेन्योर बहुत बड़ा नहीं था, 3 साल का ही टेन्योर होता है। तो 3 साल के टेन्योर में मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसको लेटर ऑफ इंटेंट मैंने ऑब्टेन किया। मैंने रीजनल कैंपसेस को एस्टेब्लिश किया, परमानेंट कैंपसेस को। प्राइम मिनिस्टर से, मोदी साहब से मैंने जो है फाउंडेशन डलवाया जम्मू कैंपस का। अमरावती में, जम्मू में ज़मीन एक्वायर किया। केरला का कैंपस, मिज़ोरम का कैंपस, ये सब मैंने कंस्ट्रक्शन को फास्ट ट्रैक किया। और मैंने लैंग्वेज जर्नलिज्म बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया। केरला में शुरू किया मलयालम, अमरावती में शुरू किया मराठी, और मैंने शुरू किया दिल्ली में, मैंने संस्कृत का जर्नलिज्म शुरू किया, और उर्दू का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम था, उसको अपग्रेड किया मैंने एज डिप्लोमा प्रोग्राम। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस हमने किए। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया मैंने शुरू किया, तो कैंपसेस को स्ट्रॉन्ग किया, बहुत काम किए। और 3 साल बाद 2019 में मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, और तब इलेक्शन टाइम हो गया था, तो गवर्नमेंट ऑल्सो वॉज नॉट टेकिंग एनी डिसीशंस। तो मैं वहाँ से फ्री हुआ, और फिर मैंने 2019 में मैंने एस्टेब्लिश किया द स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ का। आई वॉज द फाउंडर डीन,
इट्स ए मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी इन देहरादून, तो मैंने उसे इस्टेब्लिश किया। इसी दौरान जो है सत्ता परिवर्तन हुआ भोपाल में, मध्य प्रदेश में, और वहाँ चीफ मिनिस्टर बन के आए शिवराज सिंह चौहान। तो मैं उनको बहुत सालों से जानता था। तो अचानक मेरे पास देहरादून में फ़ोन आया कि आप भोपाल आके ज्वाइन कर सकेंगे क्या? तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। कहते कि नहीं, जल्दी से जल्दी आ जाइए, आप इस यूनिवर्सिटी को संभालिए। मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ भी कोरोना के टाइम पर मेरा 1.5 साल तो सिर्फ कोरोना के दौरान यूनिवर्सिटी चलाने में लग गए, बाकी मेरे पास 2.5 साल थे। लेकिन उस दौरान मैंने 2 परमानेंट कैंपसेस में शिफ्ट किए। यूनिवर्सिटी का आज जो बड़ा विशालतम कैंपस है वो मेरे ही टाइम पर कंप्लीट हुआ और हम लोग शिफ्ट हुए, और एक रीवा में कैंप, तो भोपाल में और रीवा में ब्रांड न्यू कैंपसेस। मैंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया धनखड़ साहब से मैंने उसका उद्घाटन करवाया। लॉन्ग पेंडिंग कई कन्वोकेशन वगैरह सब कंडक्ट करवाए। नए डिपार्टमेंट लाइक डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज़ मैंने मतलब सेटअप किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, नैक के साइकिल में लेके आया। मतलब 2.5 साल के अंदर तो इससे ज़्यादा काम हो नहीं सकता था, बहुत काम किया। तो 2024 में मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, और उसके बाद मैं वापस लौट के आया। अब मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं दिल्ली के बाहर नहीं, क्योंकि 1 साल देहरादून और 4 साल, तो आई वॉज मिसिंग दिल्ली, माई सर्कल इन दिल्ली। तो मुझे लगा कि मुझे अब वापस आना चाहिए अपने शहर में, और क्योंकि मेरी फैमिली भी इधर ही है, दिल्ली में ही है। वो दे नेवर शिफ्टेड टू भोपाल और देहरादून। सो आई केम हियर, एंड थैंकफुली इंडिया हैबिटेट सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का प्रोजेक्ट है, इंटेलेक्चुअल कल्चरल सेंटर है, वहाँ के डायरेक्टरशिप उसी वक्त खाली हुआ था। तो आई गॉट एन ऑफर, एंड टुडे आई एम now heading that and trying to make it a more intellectually stimulating place. That is all. मतलब हैबिटेट की एक पहचान तो हमेशा से ही थी आईएचसी की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आईएचसी का एक मल्टीपल पहचान रहा है। कोई उसको कन्वेंशन सेंटर समझता है, कोई उसको रेस्तरां के रूप से देखता है, और कई लोग उसको एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स के रूप में देखते हैं, लेकिन उसका एक इंटीग्रेटेड इमेज नहीं है। तो मैं उसे देश का लीडिंग इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल हब ये पहचान देना चाहता हूँ, एज ए थिंक टैंक, एज ए काइंड ऑफ। तो उसी दिशा में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है। तो वेल, दिस हैज़ बीन मोर और लेस, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो सर ब्रॉडली हमारी डिस्कशन मीडिया एजुकेशन, dialogues, conversation, and certain philosophical aspects will have. India Habitat Center, आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे आपने बोला बिल्डिंग है, आइडिया है, रेस्टोरेंट है। एक इंडिया हैबिटेट सेंटर, अगर मैं अपने आप से पूछूं 5 साल पहले मेरे सामने वो वर्ड आता है ना, तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक wine and cheese cocktail circuit. Like those elite people come there, they sit on the sofa, and then they have conversations about देश ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. Probably they romanticize the development of India. So एक कहीं ना कहीं एक वो नेगेटिव इमेज थी कि this symbolizes eliteness, Lutyens, Khan Market gang comes there. How would you define India Habitat Center? नहीं, देखिए, मैंने इनफैक्ट जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था फॉर अपॉइंटमेंट, तो मैं बड़े प्रोमिनेंट लोगों के साथ में था, तो मुझसे भी यही सवाल पूछा गया। तो मैंने कह दिया कि यू सी, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई स्कूल डेज व्हेन वी वर टॉट अबाउट द 7 ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। तो उसमें वो एक हाथी के पास 7 विजुअली चैलेंज लोगों को खड़ा कर देते हैं, कहते हैं भाई पहचानो। तो इसके अलग-अलग टच करते हैं, कोई पूंछ को टच करता है, कहता है कि ये रस्सी है। कोई उनके पैर को, हाथी के पैर को टच करता है, जैसे कि भाई दिस इज ए पिलर है। तो मैंने कह दिया कि लेकिन इंटीग्रेटेड उसका था कि इट वाज एन एलिफेंट। तो ये किसी को नहीं पता था। कोई पिलर देख रहा था, कोई रोप देख रहा था। तो मैंने कह दिया कि यही हैबिटेट के साथ भी है। तो किसी के लिए वो कन्वेंशन सेंटर है, किसी के लिए वो रेस्टोरेंट, द सम ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली एटलीस्ट आर एट इंडिया हैबिटेट सेंटर।
तो कई लोग उसके लाइब्रेरी के मुरीद हैं, तो कई लोग उसको एक वी हैव 36 इंस्टीट्यूशंस विच आर वर्किंग फ्रॉम government organizations, PSUs, to multinationals, to international organizations. They have their offices there. So we have an office complex there. And then, it's a cultural space, the amphitheater, the Stein Auditorium, which is the ultimate dream of any performer to perform at, the Stein Auditorium. तो ये सब हाउस करता है 10 acres का sprawling space with 900 odd employees. तो ये क्या चीज़ है ये? हाँ, तो कई लोगों को, तो मुझे भी ये लगा कि इसका एक थॉट, जैसे ही हैबिटेट बोलेंगे, तो it should be an intellectual and cultural center. And I think culinary is part of that culture. True. But culinary should not dominate the cultural part. है ना? So, और एक डिस्कोर्स का सेंटर बने, इसलिए मैंने IHC हमेशा बैक एंड से ही काम करता था. द IHC सेक्रेटेरिएट, सो टू से, और द डायरेक्टरेट, in the sense कि भाई we used to facilitate programs. The one major visible change that I have brought about is that now IHC is playing front foot. IHC is organizing events. Okay. IHC has been doing some film festivals and stuff like that. But the intellectual activities like talks, sessions, book discussions and all that stuff, they have intensified over the last 6-7 months. And we have started segments like the Habitat Library and Resource Center was a segment. I have rephrased it as the Habitat Library and Research Center. Okay. We have now started the Bharat Bodh Kendra with a view to create more awareness about Indian civilization, culture, philosophy. We have started a series with the Indian Council of Philosophical Research, which is called the IHC ICPR Study Circle. This has been launched. We have, started a series called Sanlap. Sanlap in Sanskrit means discourse. And this is to understand the deeper meanings of cultural aspects which we only understood very superficially. For example, you would have seen an Odissi performance. So you would watch it and leave. But now the objective is that let us have a deeper understanding of Odissi dance. So we organized a talk on Odissi therapeutics and aesthetics. Okay. So what is the therapeutics? What is the aesthetics behind Odissi? Now we have one on Natya Shastra, Bharat Muni's Natya Shastra, which is in a way from where all the dance forms, the classical dance forms of India origin from there. That. So philosophy, art, culture, even the food festivals, the culinary part also we are taking care. We are not neglecting it. I have launched the Utsav series because we are a land of festivals. Right. We love festivals. हम एक बड़े उत्सव प्रिय लोग हैं. आप देखेंगे भारत में कोई भी ऐसा मैं त्योहार नहीं कहूँगा, कोई भी ऐसा पर्व या ऐसा कुछ नहीं है जैसे अन्य मुल्कों में है जहाँ हम मातम मनाते हैं. जी. मातम हमारे संस्कृति में है नहीं. हम उत्सव प्रिय लोग हैं, है ना. हम देवी देवता सबका जो है हम जो है अवतरण दिवस मनाते हैं. हम उनका कब उनका जो है निर्वाण हुआ, मुक्ति हुई, वो नहीं हम ऑब्जर्व करते हैं. तो हम हमेशा खुशी की तलाश में होते हैं. तो इसलिए उत्सव सीरीज ये हमने शुरू किया. पहली बार ओणम जो केरल का है वो उसका फेस्टिवल हमने मनाया. हमने छठ मनाया, विच इज काइंड ऑफ, कई लोग शॉक्ड हो गए, हैबिटेट में लिट्टी चोखा. Is it possible? Because as you said, the perception was that अरे यार लिट्टी चोखा कौन खाता है ना. बट हमने वो भी लेकर आए, है ना. तो हर तरह के हम नई नई चीज़ों को हम लेकर आए. दिवाली में हम राम का मंचन किया जो भारतीय वो कला केंद्र के, श्री राम भारतीय कला केंद्र के सहयोग से. तो इस तरीके से कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम वो जो भारतीय जो हमारा जो एस्पेक्ट है, एज वी think of becoming a Vishwa Guru and a Viksit Bharat, that we should be deeply, we are global citizens. So we have a Mediterranean restaurant, we have a Pan-Asian restaurant, but we are strongly rooted in our culture. That is the kind of an institution which has a global outlook, but
has deep roots in Bharatiya civilization. That's how I look at it. सर एक इंडिया है, एक भारत है, Hmm. थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है उनमें. एंड आपका जो एक डोमेन है, वन ऑफ वेरी कोर डोमेन ऑफ योर्स इज यू टॉक अबाउट सिविलाइजेशन, यू स्पीक अबाउट धार्मिक एजुकेशन, मीडिया शुड फॉलो धर्म. और आपकी जो बातों से लगा मुझे, आप इंडिया हैबिटेट सेंटर को भारत हैबिटेट सेंटर बना रहे हैं. नहीं देखिए, अब हम पहली बार, जैसे मुझे अंग्रेजी, मैं खुद अंग्रेजी का साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ. मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी हम भारतीयों के लिए एक कौशल है, एक स्किल है. मैं उसे लैंग्वेज की तरह नहीं देखता हूँ. Okay. आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोगों की एक पहचान बनी है, चाहे वो सिलिकॉन वैली में हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, भारतीयों को एक एज इसलिए मिला है क्योंकि हमारे पास एक बड़ा खतरनाक स्किल है, वो है अंग्रेजी. क्योंकि उसमें हम निपुण हैं. तो उसने हमें, लेकिन वो हमारी भाषा नहीं है हमारे लिए. मैं देखिए, जब हम उसे भाषा के रूप में देखेंगे तब हमें उससे परहेज हो सकता है कि ये हमारी भाषाएं तो हमारी भाषाएं, हमारी भाषा हिंदी है, हमारी पंजाबी है, हमारा मलयालम है, हमारा तेलुगु है, अहोमिया है, ये सब मराठी है, ये हमारी भाषाएं हैं. लेकिन हमारी अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, वो भारतीय भाषा हो भी नहीं सकती है ना. क्योंकि हर भाषा के साथ एक संस्कृति भी है, जुड़ी हुई है. तो अंग्रेजी संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है. तो अंग्रेजी हमारे लिए एक स्किल है, इट्स ए कौशल फॉर अस, है ना. तो हम उसे उस दृष्टि से देखें तो. लेकिन आप हैबिटेट के लाइब्रेरी में सिर्फ अंग्रेजी की किताबें रखी जाती थी. तो जब मैंने भारत बोध केंद्र शुरू किया, मैंने कह दिया कि क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ साहित्य अकेडमी बुक्स जो अलग अलग भाषाओं में है ना. अच्छा देखिए, जब तक आप, अच्छा वहाँ ऑफन जब भी रेजिस्टेंस होता है, मैं स्वामी विवेकानंद का विद्यार्थी अपने आप को मानता हूँ. उन्होंने तीन बात कही थी. उन्होंने कह दिया कि जब भी आप कोई नए काम करोगे या नई बात कहोगे तो आपको 3 चीज़ों का सामना करना पड़ता है, 3 पड़ाव से गुजरना पड़ेगा. पहला पड़ाव है, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, अच्छा ये इंडिया हैबिटेट सेंटर को बदलने आया है ना. दूसरा, आपके ऊपर आपसे बात होगी, कहेंगे कि भाई ये तो कर रहा है तो इसका विरोध करना चाहिए. और तीसरा है फाइनली एक्सेप्टेंस और स्वीकार्यता. भारत बोध केंद्र भी जब शुरू हुआ, या वो जब इसकी बात की गई भारतीय पुस्तकों का, भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का, तो मुझे अंदर से, संस्था के अंदर से कुछ लोगों ने कहा, अरे सर कोई भी नहीं पढ़ता है, सब अंग्रेजी यहाँ पढ़ते हैं. मैंने कहा अरे भाई भारतीय लोग हैं ना, अंग्रेज तो नहीं आके बैठ रहे हैं ना, भारतीय लोग हैं ना, आप एक बार लगाइए तो सही ना. उनको नहीं मिल रहा है तो वो पूछ नहीं रहे. आप एक बार लगाने, आप विश्वास नहीं करेंगे. अभी हमारे जो एस्टीम्ड मेंबर्स हैं वो खुद आके सजेशंस देते हैं कि आप ये किताब प्लीज हिंदी का मंगवाइए, या आप ये किताब इस भाषा का मंगवाइए. अब ये डिमांड आने लगा. तो आप टेस्ट नहीं कराओगे, है ना, आप उनको एक्सपोजर नहीं दोगे. हम सिर्फ बच्चों को क्रिकेट ही खिलाएंगे तो बच्चे हॉकी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, वो नहीं खेलेंगे. आप उनको स्कूल्स में हॉकी खिलाना शुरू करिए, फिर देखिए कि हॉकी कैसे बढ़ता है. तो मेरा ये मानना है कि आप जब तक उनको नहीं ऑफर करेंगे, आपके मेनू में है ही नहीं, तो फिर वो कहेंगे कि नहीं शायद नहीं है, तो फिर जो दिया जा रहा है उसी को लेंगे. आपको है ना कि जब हम लिट्टी चोखा दे रहे थे ओनम सद्या, मेरे इतने प्लेट्स बिके कि पूछो मत, पहली बार था. तो जब छठ हमने मनाया तो छठ के लिए खूब डिमांड आया. आपने ऑफर नहीं किया और हम मान के बैठे कि नहीं हमारे लोग तो खाते नहीं हैं. खाएंगे, आप दीजिए तो सही, ये ज़रूरी है. तो मैं समझता हूँ कि और मैं वो बदलाव लाना चाहता हूँ. इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक एंड आई थिंक दैट इट इज़ द पीपल हु वांट इट. देखिए, इंडिया हैज़ चेंज्ड. मेरा देश बदल गया है, बदल रहा है नहीं, बदल गया है ना. तो अब जो है लोगों का प्रेफरेंसेस अलग है, लोगों को अपने बारे में स्व जिसको कहते हैं, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी, हु एम आई, है ना, मैं कौन हूँ, मैं भारतीय हूँ. मुझे अपने संस्कृति पर, मुझे अपनी भाषा पर, मुझे अपने भोजन पर मुझे गर्व है ना. उसका ये मतलब नहीं है मैं किसी और को हीन भावना से देख रहा हूँ. वो मेरी संस्कृति कभी था ही नहीं. हमने कभी किसी को अलग माना ही नहीं. हमारा इतना सनातन परंपरा है कि हमने किसी को अलग, भाई ये हमारे रास्ते में नहीं तो इसको जो है स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमने ऐसे बातें कभी कही नहीं है. तो हमारे परंपरा में तो हमने सबको स्वीकार किया है जी. तो मुझे लगता है कि आप ऑफर करेंगे तो वो बदलाव आएगा.
सर जैसे आपने जो जो चेंजेस बताए, तो 2014 के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई. वी स्टार्टेड डीकोलोनाइजिंग अ लॉट ऑफ जी our literature, curriculum, institutions, and what is accepted, what is not accepted. बहुत चेंजेस आए, हो भी रहे हैं. कई जगह चार्ज लगा, तो क्या आपके ऊपर भी चार्ज लगा कि आप IHC को सैफ्रनाइज कर रहे हैं? आईएचसी पर तो एज सच मुझे डायरेक्ट किसी ने तो आरोप नहीं लगाया, क्योंकि समय बदल गया है. शायद 2014 होता तो शायद 25-26 तक तो बहुत परिवर्तन, मैंने कहा ना, देश बदल गया है. लेकिन 14 में ज़रूर, जब मैंने 2016 में 16 में जब मैंने IIMC में, भारतीय जनसंचार संस्थान में जब मैंने पहली बार, जब मैंने जो हमारा जो करिकुलम है उसमें मैंने भारतीय संचार पद्धति, इंडियन कम्युनिकेशन मॉडल्स, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र वगैरह लेकर आए, तो उस वक्त काफ़ी सैफ्रनाइजेशन का आरोप मुझ पर लगा. हालांकि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है तो वो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करती है कि भाई, तो मेरा सिर्फ ये कहना था, मैंने कहा कि ये नहीं कि वेस्टर्न मॉडल्स को आप हटाइए, मैंने कहा कि हमारा भी तो एक मॉडल है कम्युनिकेशन का. हमारे यहाँ एक कितना समृद्ध संचार परंपरा है. जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद होता है, यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद होता है, तो इस तरह के कितने सारे संवाद है, जो मैं समझता हूँ कि जो शास्त्रार्थ आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जो हुआ, गार्गी और मैत्री का भी एक, तो वही हम कह रहे हैं. तो इतना एक समृद्ध संचार परंपरा है, तो क्या उसके बारे में जानना नहीं है क्या? तो वेस्टर्न के जरूर सीखिए, लेकिन अपने बारे में भी जानिए, मैंने इतना ही कहा. तो उसको उस वक्त कुछ लोगों ने सैफ्रनाइजेशन कहा, अभी भी शायद कहते होंगे, लेकिन दबी जुबान में कहते हैं. लेकिन खुलकर मुझे किसी मेंबर ने विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं कोई कास्ट विशेष, रिलीजियन विशेष या भाषा विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं भारतीय भाषा की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ. तो क्या अपने संस्कृति के बारे में बात करना, अपने इतिहास के बारे में, अपने दर्शन के बारे में बात करना कोई गुनाह है क्या? तो मैं समझता हूँ कि हमें गर्व होना चाहिए अपने उस पर. हाँ, दिक्कत तब होती है जब मैं अगर जो फैसिस्ट मेंटालिटी जो रखूँगा कि भाई, फ्यूरर ने जो कहा कि भाई जर्मन रेस इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट एंड द सुप्रीम रेस, आर्यन सुप्रीमेसी की जो उन्होंने थ्योरी दी, तो हम यहाँ कहीं वही वाली बात ही नहीं कर रहे हैं. हम तो सभी को साथ लेकर चलने की जो है वसुधैव कुटुंबकम है ना, पूरा वसुधा ही हमारा परिवार है. उसमें तो मनुष्य मात्र थोड़ी है, पक्षी है, जानवर है, आसमान है, चांद सितारे हैं, ब्रह्मांड है, सब एक उस परिवार का जो है अभिन्न अंग है. तो एक्सक्लूसिविटी तो हमारे उसमें है ही नहीं. वी आर ए वेरी इंक्लूसिव फिलॉसफी, सो ये रहा है. सर डिस्कशंस होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होती है कल्चरल पार्ट के अलावा. इंडिया हैबिटेट सेंटर में इंटेलेक्चुअल वर्ड है जिसके अलग अलग मीनिंग लगते हैं, इंटरप्रेट होते हैं. आपके हिसाब से हु इज एन इंटेलेक्चुअल? Any thinking human being, somebody who can think on his own, interpret on his own, analyze on his own, is an intellectual. Somebody who can look at larger issues, somebody who can look at the larger picture, somebody who is not indoctrinated, is an intellectual. An intellectual needs to have an openness about him. He or she may have a view, but then they are not fundamentalist about that view, fanatic about that view, rigid about that view. If you give me a better view, I am ready to change. I also have a viewpoint. I am ready to shift from this viewpoint if you give me a better argument. If you are able to convince me. If I say no, even if I'm wrong, I will follow this. This is the only right thing. No. An intellectual is somebody who is open to ideas, who is ready to listen. He who does not live in his echo chambers, in his cocoon. वो बाहर को निकल के पूछता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, आपके बारे में भी जानना चाहता हूँ. ये तो हमारी परंपरा रही है. राइट है ना. हमने यहाँ नालंदा, जिसे कहते हैं कि विक्रमशिला है, तक्षशिला,
कितने विश्वविद्यालय यहाँ रहे हैं, पूरे विश्व से लोग आते रहे हैं यहाँ, है ना. दैट हैज बीन अवर ट्रेडिशन. और हमने सबको स्वीकार किया. पारसी आए पारसी को, यहूदी आए यहूदी को, बहाई आए बहाई को. किसको हमने रोका है? हमने तो सबको स्वागत किया. भाई ईसा मसीह के जीते जी उनके जो सेंट पॉल, उनका जो 12 जो उनके जो अनुयायियों में थे, अपोस्टल्स में थे, उनमें से एक तो केरला में वो आके उन्होंने अपना पहला चर्च बनाया, है ना. मोहम्मद साहब के रहते हुए जो है केरल में पहला चर्च, पहला मस्जिद बना, जो बिल्कुल एक मंदिर की तरह लगता है. उसका मस्जिद जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो बिल्कुल अलग लगता है. ये उस टाइम की बात है. तो अभी कहा क्या जो रहो, पारसी जब आए वो भी रहे. तो वी आर ऑलवेज ओपन टू व्यू पॉइंट, है ना. तो ये जो क्षमता जो व्यक्ति रखता है वो इंटेलेक्चुअल है. सर थोड़ा इस टॉपिक से अलग हो गया, क्योंकि आपने कुछ एक लाइन दी, इस्लामिक इन्वेजन्स एंड क्रिश्चियन इन्वेजन्स, क्रूसेड जो भी हुए, दुनिया भर में लगभग सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, सिर्फ भारतीय सभ्यता बची. डू यू थिंक दिस इंक्लूसिव नेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज व्हाट मेड इट सर्वाइव? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. हम इसलिए सर्वाइव कर गए कि हम एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम कोएग्जिस्ट करने के लिए तैयार हैं. अगर हम नहीं तैयार होते तो हम भी खत्म हो जाते हैं. कि कुछ है हम में जिसमें हम किसी भी सिचुएशन में हम एडजस्ट कर लेते हैं, और हम समय का, उसका मतलब नहीं है कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया. आत्मसमर्पण किए होते तो या तो ये क्रिश्चियन कंट्री होता या इस्लामिक कंट्री होता. नहीं, हमने अपना पहचान को बना के रखा. जहाँ पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकली लोगों ने कोलिशंस बनाए, जहाँ जंग की जरूरत थी वहाँ जंग भी लड़े, है ना. तो वो हमारा चलता रहा, वो एक कांस्टेंट रहा. लेकिन उद्देश्य था कि चाहे वो लड़कर हो या एडजस्ट कर हो, बचा के रखना है अपने संस्कृति को, अपने आप को बचाना है, अपने वजूद को मिटाना नहीं है. राइट, है ना. पलायन भी किया बिल्कुल, लेकिन बचा के रखा अपने आप को. समझ ना. जब ये, आप तो छोड़िए, मैं तो आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ. जब कश्मीर में जो घटनाक्रम हुआ, तो उसमें जो कश्मीरी हिंदू हैं, पंडित, जिनको कश्मीरी पंडित कहते हैं, मैं उनको कश्मीरी हिंदू कहता हूँ, तो वो अगर वहाँ या तो मर जाते या वो जो है कन्वर्ट करते, वो अपना प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो कर सकते थे. उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम माइग्रेट कर रहे हैं ताकि वो उनका कल्चर बचा रहे, उनका वजूद बना रहे. आज नहीं तो कल वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अभी फिलहाल अपने संस्कृति को, अपने वजूद को, अपने पहचान को, अपने स्व को बचाना है. ये हमारे यहाँ टीपू के जब हुए थे तो उस वक्त कारवार और उस क्षेत्र में पूरा कई लोग पलायन करके चले गए. अपने आप को बचा के रखा, अपना संस्कृति को संजोए रखा. हाँ, कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया, कुछ लोगों ने जो है तलवार के सामने, वो भी हुआ है, ऐसा नहीं. बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो संस्कृति बची रही. तो कई बार रण भी छोड़ना पड़ा. हाँ, होता है. भगवान कृष्ण ने भी छोड़ा है, इसलिए उनको भी रणछोड़ बोला जाता है. नहीं, वो तो देखिए, वो तो आपको टैक्टिकल तो होना ही पड़ेगा ना. स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, है ना. आपका कत्लेआम हो जाएगा, है, और उससे तो कोई लाभ तो मिलने वाला नहीं है. तो जहां लड़ने के पोजीशन में थे वहां लड़े, मराठे लड़े, है ना. केरल जैसे प्रदेशों में जो है केरल सिंहम जो है वो लड़े हैं. पड़ोसी राजा जिनको कहते हैं वो लड़े, है ना. हर जगह जो है आपके असम में जो है आपका लचित बड़फुकन ने जो है एक बार नहीं 18 बार मुगलों को ब्रह्मपुत्र पार नहीं करने दिया. जी, ये भी एक इतिहास है हमारे यहाँ ना. जी. तो जितना पॉसिबल था, जहां जहां लड़ने की क्षमता थी लड़े, जहां नहीं लड़ने की थी अपने आप को बचाओ भाई. ये था. फालतू में मरने का क्या मतलब है. हाँ, जो उन्होंने कत्लो गारत किया वो बात अलग है, लेकिन अपने आप को बचाने की एक हमारे अंदर वो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रांग है. राइट. हम अपने कल्चर को, विदेशों में भी देखिए भारतीयों को, वो उन्होंने अपने कल्चर को बचा के रखा है, संस्कृति को बचा के रखा है ना. अभी बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रही है, बांग्लादेश में वो 9% जो भी वहाँ हिंदू बचे हुए हैं, वो क्या कन्वर्ट होके नहीं कर सकते थे? नहीं किया उन्होंने, है ना. कुछ लोग जो रेजिस्ट नहीं कर पाए वो भारत की तरफ आ गए, जो रेजिस्ट कर पाए हैं वो वहीं रुके हुए हैं, सामना कर रहे हैं अपने आइडेंटिटी को. मैं ढाकेश्वरी मंदिर गया था मात्र 1.5 से, ये घटनाक्रम से पहले मैं गया था. वहाँ जाके देखा, बहुत वाइब्रेंट उन्होंने
कल्चर को अपना प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो सर आपने बोला कि ड्यूरिंग योर टेन्योर इंडिया हैबिटेट सेंटर को आप एक पैसिव रोल से एक्टिव रोल में लेके आ रहे हो। ISCs ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, खुद से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कोलैबोरेशन में भी कर रहे हैं हम। कोलैबोरेशन में भी। सो एक जैसे डिवीजन है, मान लीजिए लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, राइट ऑफ द सेंटर, लेफ्ट ऑफ द सेंटर, इट्स अ स्पेक्ट्रम. सो व्हेन IHC is organizing और coordinating these things, तो IHC का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, एक स्टैंड होता है, और यू जस्ट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, पीपल कम एंड गो. यहाँ पे आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करी जाती है या नहीं करी जाती? नहीं, ऑफर हम करते हैं कि भाई जो अपनी बात जिसको रखना है रख सकते हैं ना, मेंबर्स आते हैं, अटेंड करते हैं, एंड दे कैन हैव देयर व्यू पॉइंट. प्रोग्राम हम करते हैं तो कोलैब में करते हैं, तो वो संस्था अपना एक मतलब उद्देश्य से कर रही है, तो इट इज ओपन टू ऑल मेंबर्स. वी डोंट स्टॉप एनी मेंबर फ्रॉम अटेंडिंग एनी प्रोग्राम अनलेस देयर इज से प्राइवेट में कई लोगों ने रेंटल पर लिया हुआ है हमारे फैसिलिटीज, वो तो पब्लिक के लिए तो ओपन नहीं है. लेकिन जो पब्लिक के लिए जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो भी जैसे मैंने कहा संलाप सीरीज हुआ, जो हमने ICPR स्टडी सर्कल्स, इट्स ओपन फॉर ऑल मेंबर्स. एंड इफ दे हैव क्वेश्चंस, सी दे आर ऑल वेरी, अब आप एलीट कहिए या वेरी रिफाइंड पीपल जो हमारे मेंबर्स हैं, वो कोई धरना प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं, वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं. वो आके सवाल पूछेंगे अगर उनको कुछ डाउट है तो, या उनको कुछ भी आता है तो, उसका फ्रीडम तो हमारे यहाँ है. वी डोंट बार एनीबडी फ्रॉम बट यस, certain issues which perhaps were never or were less highlighted, now those issues are being, like for example Indian philosophy, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे शायद बहुत ज्यादा चर्चा पहले नहीं होता था पास्ट में, अब हम कर रहे हैं, तो लोग उसमें बिल्कुल, और मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. तो तभी मैंने कहा कि देश बदल गया है. शायद मैं अगर 15 साल पहले करता तो शायद ये रिस्पॉन्स नहीं होता. तो बदलाव तो सोसाइटी में आया है, और होना भी चाहिए. एवरी डायनामिक सोसाइटी हैज टू, और इसीलिए शायद जो है हमारे जो हमने रिफॉर्म्स अंदर हमेशा किया है, हमें जहाँ गलत लगा है अपने अंदर, हम ये इंट्रोस्पेक्शन करने वाले एक समाज हैं. आपने पूछा एक रीज़न हमारा जो है व्हाई वी हैव सर्वाइव्ड, बिकॉज वी हैव चेंज्ड विद द टाइम्स. हमारे यहाँ भी जो है हम पहले बेटियों को बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन वक्त के साथ, हाँ, घर की, और आपने उदाहरण दिया, वैसे भी बेटियां हमारी रही है. रानी लक्ष्मीबाई भी रही है हमारे यहाँ, है ना, है रानी चेन्नम्मा भी रही है, वो भी रही है. लेकिन हम प्रोटेक्टिव रहते थे अपने बच्चियों के प्रति, है ना, वो भी एक टाइम था, है ना, क्योंकि बाहर के जो आता था, ये आक्रांता है, उनसे बचाने के लिए हम उनको बचा के रखते थे. लेकिन वक्त बदल गया, आज हमारी बेटियां हर फील्ड में डोमिनेट कर रही हैं, है ना, हम आर्म्ड फोर्सेस में उनको भेज रहे हैं. तो हम बदलाव के लिए हमेशा कोई अगर कोई प्रैक्टिसेस गलत हो रहे थे हमारे यहाँ, जैसे कुछ जगह कहते हैं कि भाई सती प्रथा थी या कुछ और प्रथा थी, तो उसको भी जो है रिफॉर्म किया सोसाइटी ने. हम अपने अंदर आज भी जो है दहेज को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर वी आर वेरी ओपन टू चेंज. दैट इज व्हाई वी हैव सर्वाइव्ड. हम चेंज के लिए हमने चेंज को रेजिस्ट नहीं किया. अगर ज़रूरत है वक्त आने पर, हमने एज ए सोसाइटी वी हैव चेंज्ड. पहले हमारे में इंटर रीजनल, इंटर लिंग्विस्टिक या इंटर कास्ट मैरिज नहीं होता था. समय बदल गया है, आज घरों में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि आज बच्चे बाहर जा रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से. तो आज वो प्रायोरिटी अब कम से कम कुछ घटनाएं होती है, क्योंकि उनका एक लिमिटेड वर्ल्ड व्यू है. देखिए, जब तक आप खुलेंगे नहीं, एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा. जिन फैमिलीज को एक्सपोजर मिला हुआ है वो कभी रेजिस्ट नहीं करते हैं. जो लोग सिर्फ अपने, मैंने कहा ना, जो कुकून में ही रहे हैं, तो वो वहाँ ये आप ऑनर किलिंग जैसे शब्द को सुनते हैं. अदरवाइज मैं ऐसे फैमिलीज में जानता हूँ, मैं ऐसे ब्राह्मण फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ दलित बेटियों को घर में लेकर आए हैं, है ना, उनको एक्सेप्ट किया है. मैं ऐसे फैमिलीज को जानता हूँ. मैं ऐसे फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ लड़का जाट है और लड़की केरलाइट है. एक्सेप्टेबिलिटी है. आज जो है चेंज हो रहा है. तो मुझे लगता है कि वो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है. समाज में जो परिवर्तन है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये बदलाव हो रहा है. ट्रू. सर,
लास्ट ऑन आईएचसी, आप सोशल मीडिया की एज में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैबिटेट सेंटर एज अ कॉन्वर्सेशनल मेल्टिंग पॉट? कितना ऑनलाइन इसको रिप्लेस कर पाएगा? बाहर का शोर शराबा, डोपामाइन, डूमस्ट्रे स्क्रोलिंग, एल्गोरिदम को चेस करना, व्हाट रेलेवेंस डज इट हैव इन द फ्यूचर? नहीं नहीं, मैं तो समझता हूँ कि देखिए, आ, ये जो आपने इंटेलेक्चुअलिज्म का एक स्टिमुली आपने किसी को प्रोवाइड कर लिया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आज भी हजारों लोग क्यू में खड़े हुए हैं मेरे यहाँ मेंबरशिप के लिए, एंड दे आर नॉट ओल्ड रिटायर्ड पीपल, दे आर यंग इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स, एकेडमिशियंस, जर्नलिस्ट। वो चाहते हैं, यानी कि दे वांट ऑडियंस, गुड ऑडियंस, डिसर्निंग ऑडियंस, दे वांट टू लिसन टू गुड टॉक्स। मुझे लोग कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने प्रोग्राम्स हमें भेज दिया कीजिए, हम मेंबर नहीं हैं बट वी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। तो सब लोग ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियल एक जो रील्स की दुनिया में सब लोग मस्त है। एक एज है, देखिए ये एज रिलेटेड भी है। डिजिटल मीडिया एक तरह से देखा जाए तो जेन जी का एक मीडिया है ना। लेकिन जैसे ही दे ग्रो अप ना, अब आप उनको कितना भी रील दिखाएं, उनको कहें कि भाई जो है आपका सोनू निगम का या सुनिधि चौहान का कोई कंसर्ट होता है, हाउसफुल होता है, यही बच्चे जाते हैं उसमें। जब उनको वो लाइव नहीं मिल रहा है तब जो है वो ये रील्स वगैरह देखते हैं। इट कैनॉट, द रील कैनॉट रिप्लेस द रियल, है ना। तो आपको देना है उनको प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर को डेमोक्रेटाइज कर रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ एक एक्सक्लूसिविस्ट जो है एक हब ना बने, वो एक इंक्लूसिव स्पेस बने। इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटाइजेशन उसका हो, ताकि जो यंगर जनरेशन है उनको हम प्रोफाइल भी धीरे धीरे हम थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट इसको लेकर बहुत चिंतित है कि वी डोंट वांट इट टू बी ए वेरी जेरियाट्रिक काइंड ऑफ ए प्लेस। ऑफ कोर्स दे आर आवर रेस्पेक्टेड एल्डर्स, बट we also want the younger, the fresh infusion of blood, है ना, fresh thoughts, fresh thinking, them also to come in a big way. तो ये तो मुझे लगता है कि रियल अगर आप देंगे तो रील जो है वो तो एक फेज है, मैं उसको एक फेज ही मानता हूँ। सो एक्सपीरियंस के साथ साथ अब एनर्जी भी आईएचसी में आएगी धीरे धीरे। कमिंग टू मीडिया सर, मीडिया शब्द आते ही ना एक नेचुरली एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाती है। हाउएवर अगर हम अपना फ्रीडम स्ट्रगल ही देख लें तो द टॉप नॉच फ्रीडम फाइटर्स वर ऑल जर्नलिस्ट, वे जर्नलिस्ट, दे यूज्ड टू राइट। उन्होंने जो तलवार उठा सकता था उसने तलवार उठाई, जो कलम उठा सकता था उसने कलम उठाई, चाहे वो गांधी जी हों, बाल गंगाधर तिलक साहब हों। तो मीडिया का वो इतिहास है आज़ादी से पहले। फिर आज़ादी के बाद मीडिया का एक नेगेटिव कॉनोटेशन बिकॉज ऑफ सर्टेन मोनोपोली, दैट थिंग गॉट एसोसिएटेड। देन आई पर्सनली बिलीव 2014 एक थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट था। हाउ डू यू सी मीडिया प्री इंडिपेंडेंस देन टिल 2014 एंड आफ्टर 2014? देखिए इसमें दो बेसिक बदलाव आए हैं। एक ओनरशिप पैटर्न्स या कॉर्पोरेटाइजेशन आप इसको कह सकते हैं। सो उस वक्त मीडिया एक मिशन था, भाई हमें आज़ादी लेनी है, लोगों को तैयार करना है, समाज में बदलाव लाना है। सो ए लॉट ऑफ आइडियल्स हैड, इट वाज नेवर सीन एज ए प्रॉफिट मेकिंग वेंचर। जब वो कॉर्पोरेटाइज हो गया, बिग मीडिया हाउसेस आए, somewhere extensions of industrial houses, somewhere cover-ups for industrial houses, somewhere corporate by nature. So obviously the ownership pattern changed, the priorities changed. The priority was no more the welfare of the country or the welfare of the people. The priority was certainly profit. तो ऑब्वियसली जब ओनरशिप में चेंज आया है तो ऑब्जेक्टिव्स में भी चेंज आना स्वाभाविक है। दूसरा हुआ टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये टेक्नोलॉजी ने जो डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया, एक तरफ अच्छा भी हुआ इन द सेंस कि जिसकी जो आवाज़
जो दबी हुई थी या जो अपनी आवाज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंचाया पाया, वो भी अपनी बात को रखने के लिए उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया, है ना। लेकिन फिर उसमें सिटीजन जर्नलिज्म जैसी चीज़ें आ गई। अब सिटीजन जर्नलिज्म तो है, जर्नलिज्म सिटीजन का हो गया, भाई सिटीजन डॉक्टर क्यों नहीं है, सिटीजन इंजीनियर क्यों नहीं है। तो जर्नलिज्म इज टू रिस्पॉन्सिबल ए प्रोफेशन दैट एनी सिटीजन कैन नॉट डू इट। तो कंटेंट, ये जो हम प्रोज्यूमर का जो फिनोमेना आ गया, जहाँ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर द सेम, ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया। इसलिए कोई कुछ भी आके विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विद अ वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, यू नो। सो एक तरह से कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि यार ये मीडिया असली वाला कौन सा है। देखिए, मैं आज भी कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के जूरी में रहा हूँ, रहता हूँ, इंक्लूडिंग रामनाथ गोयनका अवार्ड्स। ये सब सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स माने जाते हैं, एनबा अवार्ड्स, यू नो, लाडली मीडिया अवार्ड्स, ये सब अवार्ड के जूरी में। आई कैन टेल यू, आज भी लैंग्वेज जर्नलिज्म में बहुत अच्छे रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, बहुत अच्छे फीचर रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये कहना कि जर्नलिज्म इज डेड, आई डोंट बिलीव दैट। इट इज अलाइव मोर इन द रीजनल लैंग्वेजेस। नंबर 2, टेक्नोलॉजी सर्टनली हैज टेकन ओवर, और उसका इम्पैक्ट है, ओनरशिप पैटर्न्स का इम्पैक्ट है, तो इसको मैं डिनाई भी नहीं कर सकता हूँ। तो प्रायोरिटीज बदल गई हैं, लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि दिस इज ऑल्सो ए टेम्पररी फेस। ये बदलाव आएगा, यू नो। तो उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ साल से हम ये देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि यही अब स्थायी होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि देखिए, दिक्कत तो तब भी हुई थी जब रेडियो में गाना बजना शुरू हुआ, है ना। गांधी जी तो सिनेमा के खिलाफ थे। उन्होंने एक फिल्म देखने गए जीवन में, शायद राजा हरिश्चंद्र थे, वो भी आधे में देखकर वो निकल के आ गए। उन्होंने कह दिया इट रिप्रेजेंट्स द इविल। ये सिनेमा के बारे में गांधी जी की अवधारणा थी, है ना। है, रेडियो में गाना बजना शुरू हुआ तो लोगों ने उस पर मतलब इतना एंटरटेनमेंट का विरोध हुआ कि इंडिया में, भारत में तो हमने बैन कर दिया। फिर सिलोन में जो है सिबा का गीतमाला जैसे अमीन सयानी ने शुरू किया और सारा कुछ चलने लगा। बाद में हमने विविध भारती हमने शुरू किया अपने यहाँ, एंटरटेनमेंट हमारा पार्ट हो गया। बाद में आपने देखा कि टेलीविज़न आया, लोगों ने कहा टेलीविज़न तो सबको ख़राब कर देगी, टेलीविज़न भी रहा। उसके बाद हमने कह दिया डिजिटल मीडिया आ गई तो ये ख़राब करेगी। तो जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो अब हम OTT के बारे में फिर हमने बोला, फिर हम AI के बारे में बोला। तो कुछ भी आता है तो देखिए एक स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। पहले जो है आपको याद होगा कि भूत प्रेत, पिशाच, यही सब कई चैनलों में दिखाते थे, है ना, नागिन, डायन, हैं वही दिखाते थे। वहाँ से हम हटे, अब OTT का ऊपर आरोप है कि भाई गालियाँ सुनाते हैं, बहुत गाली देते हैं। अब धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी में भी खूब गालियाँ, अब गाली वाले उनको सुनने के लिए लोग जाते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडियंस को, जो कॉमेडियंस फैमिली को साथ देकर, वो कॉमेडियंस आज भी पॉपुलर है। जो सिर्फ गाली गलौज देते थे, जिनके पास कंटेंट नहीं है, गाली है, तो वो 2-4 शो के बाद वो निपट गए, उनका बहुत ज़्यादा फ्यूचर है नहीं। तो जो होलसम एंटरटेनमेंट देते हैं, हेल्दी एंटरटेनमेंट देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका डिमांड बढ़ेगा। तो क्रेडिबल एंटरटेनमेंट, तो अल्टीमेटली मीडिया का भी यही होने वाला है कि लोग अब ढूंढने लग गए ना। अब ऑलरेडी मीडिया में लोग जो कंटेंट रिच है उसकी तरफ लोग जाने लग गए हैं कि नहीं भाई, कंटेंट रिच होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ ये बहस क्या हो रहा है, ये सब, है ना, लोग क्रिटिसाइज़ करने लग गए हैं, जिसका ग्राउंड रिपोर्टिंग ठीक नहीं है। लोगों को अब डिमांड आने लग गया है। क्यों ऑल्टरनेटिव मीडिया का राइज हो रहा है, यूट्यूब चैनल्स क्यों पॉपुलराइज हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ लोगों को लगता है इसमें ज़्यादा रिसर्च है, इसमें ज़्यादा सेंसेशनलाइज्म नहीं है, तो वो उसकी तरफ भी अट्रैक्शन है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सोचना पड़ेगा, अपने स्ट्रैटेजीज को उसको रीडिवाइज करना होगा कि किस तरीके से हम आज के लोगों के लिए कंटेम्पररी रेलेवेंस में हम आए। ये बहुत ज़रूरी है। सो मीडिया विल बी देयर, मे बी मेटामॉर्फाइज होके एक दूसरे फॉर्मेट में, रीडिस्ट्रीब्यूशन और डेमोक्रेटाइज्ड मीडिया। को एक फ्रेज याद आ रहा है इंग्लिश का, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो द मीडिया इज डेड, लॉन्ग लिव द मीडिया। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है मीडिया में, अभिव्यक्ति की आज़ादी। सो
सच दिखाने के लिए या अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हेन वी क्रॉस दैट लाइन ऑफ फ्रीडम एंड वेंचर इनटू स्लैंडर, अब्यूज और डिफेमेशन. So as a media person and as a person who has taught media also, how do you know know or tell your students that this is the line? You see, even Constitution is very clear about it. Article 19(1)(a) में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, तो साथ में जो है हमारे उसमें सब्जेक्ट टू भी है, कंडीशंस भी आर्टिकल 19(1)(b) में, तो वो भी क्लियर होना चाहिए कि इट इज़ सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल रिलेशंस, इट इज़ सब्जेक्ट टू so and so, so many conditions, I mean sovereignty and integrity of the country, है ना. तो वो कोई unfettered freedom नहीं है जो हमको दिया गया है. Secondly, there is a difference between freedom and license, है ना. तो जैसे कहते हैं स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फ़र्क है. तो हमें स्वतंत्र होने का अधिकार है प्राप्त, लेकिन स्वच्छंद होने का नहीं है. तो वो कहते हैं कि मैं अपने छड़ी को इतना घुमा सकता हूँ कि दूसरे की नाक में ना लगे, है ना. तो इतना मुझे आज़ादी है, तो मुझे वो ध्यान रखना है छड़ी घुमाते हुए कि मैं तो अपनी छड़ी तो घुमा रहा हूँ, लेकिन वो दूसरे की नाक में नहीं लगनी चाहिए. इस बात का ध्यान रखना है. ये भारत का कानून भी कहता है. तो IPC है, CRPC, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है, BNS आ गई है, तो ये बहुत दंड प्रक्रिया आ गई है, सब आ गए हैं. तो मैं समझता हूँ कि देयर वाज नेवर एन एब्सोल्यूट फ्रीडम, है ना. तो ये जो उसको समझने की ज़रूरत है, और वो क्लासरूम में भी सिखाया जाता है. और मैं सेल्फ रेगुलेशन में नियंत्रण के पक्षधर नहीं हूँ, मैं नियमन का पक्षधर हूँ. यानी कि आई एम नॉट फॉर कंट्रोल्स, आई एम फॉर रेगुलेशन. एंड देयर हैज़ टू बी रेगुलेशन एंड देयर हैज़ टू बी गवर्नमेंट रेगुलेशन, बट it has to be, obviously you have to have representatives of the media also in that, because governments also, it has been at least the practice that have always had a, whether it is the state governments or the central government, there will always be an effort to have a friendly media rather than a critical media. Governments and media always had never had a very friendly relations, for the simple reason ki by they would not like to have a very critical media, but then that is media's job to criticize, है ना. But what is the objective of criticism? Is it to destabilize a government, or is it to act as a bridge between the people and the government of the day? Today's government is not, today's means the present system is a democratically elected government. It's not the British regime. So we also should know that those who are ruling us are our own representatives whom the people of India have elected. So they should not be seen always with that, that they are the enemies of the people. No, that's not the case. But at the same time, if there are shortcomings, they need to be highlighted. वो भी ज़रूरी है. And the governments of the day should also take it always that this criticism is constructive. The objective is, when you get criticized, it is to improve the system and not to engineer your downfall. That is not the objective. Right. They should also not be taking things personally. I think that there has to be both the media and the governments have to have a wider canvas. Sir, it is said a slightly antagonistic relationship between the media and the government is always advisable. Then only it can serve the democracy and the citizens in the best manner possible. UK में एक media scandal हुआ था. Then Justice Leveson inquiry was established. It came out with certain guidelines and ethical conduct of media. Then they established Ofcom. Do you think India also needs that today? Well, India needs a very powerful Media Council of India. I'm in favor of that. The existing Press Council of India is a toothless tiger. So I think that a Media Council of India with the powers to act where required should be there. And it should be looking not just at the print media, but also the electronic and digital media and whatever new forms of media should come. And where required, it should have the mandate to
even put the governments of the day in the dock, Mm-hmm. whether it is a state or central government, that if they are, infringing upon the freedom of any media institution beyond, reasonable, reasons, causes, I think that, they should also be, somebody should be there who should be the ombudsman Right. for the media also. So it should not be just to restrict the media, but also act as a defender of the media where required. That they should aid, advise the governments of the day with regard to media policy, with regard to the problems faced by media. So I think that these are all this is very much required. Because speaking of You need an institutional mechanism. Speaking of unethical conduct, like when 2008 Taj attack was there, the reporting at the ground compromised our security. Then in 2009, when the government formation was in the process, certain media persons were involved in who will become the minister, and all those infamous tapes came out. And just recently, iconic actor Dharmender ji passed away. The media behavior, like when he was still alive, it was deplorable. It was irresponsible. And this has happened even during the Operation Sindoor. Right. So I think that that is where, that media should also exercise utmost caution. Mm-hmm. Because beyond all rules, regulations and all that is the credibility of the media. Mm-hmm. Because if the credibility of the media is lost, then everything is lost. As they say now that if money is lost, it's nothing. If it is something. If health is lost, it is something. If wealth is lost, it is something. But if character is lost, everything is lost. Similarly is the case with the media also. If credibility is lost, you lose everything. So media should also, ensure that, its credibility. At the end of the day, when people would say, I come from that age, I belong to that age, when people would say कि अखबार में छपा है तो सच छपा होगा. We used to argue in the buses. I used to listen to arguments in buses when ticket fares कुछ कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो कहता है कि अरे भाई अखबार में छपा है. That was the credibility that media enjoyed, that is what the media should be, People should know that this is our voice. This is the voice of the voiceless, that it will raise an issue if required. That doesn't mean that media also should understand that does not give it unhindered kind of power to, engineer the downfall of governments or to decide who will be the minister and that kind of thing, No, it is about, as I said, serving as a bridge between the people and the governments of the day, apprising the government of the aspirations and the grievances of the people. That's of course an ideal situation, but at least that ideal should be kept in mind. Gandhiji talked about the person at the, in the last line. Deen Dayal ji talked about Antyodaya, so I think that that's very important, that how any action would impact. Gandhiji used the word Daridra Narayan, so how an action would impact the last person in the last line. That should be the litmus test for the media. सर आपने लेगेसी मीडिया पुराने टाइम में भी देखा है. देन देयर वाज राइज ऑफ सोशल मीडिया और अलग अलग व्यू पॉइंट्स, जैसे आप बोल रहे हैं भारतीय व्यू पॉइंट्स, भारतीय फिलॉसफी, ये भी आने लग गए. तो एक जो ओल्ड एलीट था, जिसको लिटियंस मीडिया या खान मार्केट मीडिया, आप कुछ भी बोल लीजिए, उनकी एक मोनोपोली थी कि हम जो बोलेंगे वही सच है, हम जो बोल रहे हैं वही रियल मीडिया है. वो मोनोपोली टूटी है. एंड हैज देयर बीन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया? वुड यू एक्सेप्ट दैट? I believe that subjects which were never discussed are today being discussed by media. Civilizational issues are being discussed. Cultural issues are being discussed. The only unfortunate part is that it has led to polarization in media.
आई थिंक दैट ध्रुवीकरण जो हुआ है मीडिया, दैट मीन्स दैट एजेंडा ड्रिवन मीडिया की हम जो बात कर रहे हैं, मीडिया का पहले भी था, उनका पॉलिटिकल एक बायस होता था, वो था, लेकिन हम एक चीज को मानते थे कि भाई व्हेन इट कम्स टू न्यूज, न्यूज डजंट हैव एनी like they say gender neutral, it was always ideology neutral. My voting preferences should not find a reflection in my reporting. That's important. When I'm reporting news, the opinion pieces are there. I also used to be a columnist. Editorial pieces are there. Certainly, you can, but when you mix ideology with news and start giving that perspective, the problem starts there. Okay. I think that if we maintain that differentiation or that distinction between, news and views, I know it's a tall order, but nevertheless, I believe that we need to move to that direction. Otherwise, the credibility of the media would be lost. Sir, is it practical? Honestly, is Why it not? practical? Why not? Why not? We have done it. I've worked with agencies like PTI. We used to only report news. We used to only report news. And, when it comes to news, I mean, all news items, irrespective, because our, your clients used to be both left, center, right. Everybody used to subscribe to our services. So we always maintained that, neutrality. We used to say that, that news agency reporting does not have an agenda. We don't have an agenda. So for that, you need to be neutral. You can report news. Again, I'm repeating news. News should be without any, you are reporting what has happened in its purest form. Let the people decide. I think the people are intelligent enough. You see, 1977, I always give this example. You hardly had any television channel except Doordarshan. The radio was also under government control. All the press was totally censored. Apart from just Indian Express, sir? Maybe. No, they were all censored. But it tried to still... It tried to, but yeah. they were still Okay. censored. No? Okay. It could not publish. It would put a black, ink on that. Okay. It won't publish it. It won't publish the censored version. So it would carry blank pages. But then it was censored, no doubt. And then there was no digital, channels at that time. No websites, no blogs. Nothing was there. Yet in 1977, the people of this country defeated the Congress. वो दौर देखा था आपने सर? हाँ, तो defeated the Congress. तो किया ना. तो लोगों को अगर हम ये गलतफहमी पाल रहे हैं कि लोग तो मूर्ख हैं, हम जैसे बता के देंगे वैसे ही वो समझेंगे, हर चीज में हमको उनको बताना है, देखो ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है. आप उनको बता दो क्या हो रहा है, सही गलत वो समझ लेंगे. दे आर दे नो व्हाट इज गुड फॉर देम. भाई इसी शहर में, आपके दिल्ली में या आपके कुछ स्टेट्स में अगर आप देखेंगे कि वो स्टेट में अलग गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं और सेंटर में अलग लोगों को. लोकसभा में अलग पैटर्न होता है वोटिंग करने का, स्टेट में जब वोटिंग करेंगे तो अलग पैटर्न से वोटिंग करेंगे. वही लोग तो वही हैं, लेकिन सेंटर में दूसरे एक पार्टी को देंगे, स्टेट में दूसरे एक पार्टी को देंगे, किसी रीजनल पार्टी को देंगे, सेंटर में जो है वो एक नेशनल पार्टी को देंगे. क्यों ऐसा है? तो ये इसलिए है क्योंकि लोग जानते हैं कि उनके लिए बेहतर क्या है. तो अगर हमें उनको स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है कि क्या हुआ है. उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो है हाँ, आप अपने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर सकते हैं, आप अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वो बात अलग है. बट न्यूज़ हैज़ टू हैव ऑल
एस्पेक्ट्स। सर आप कह रहे हो पोलराइजेशन हुई है जो नहीं होनी चाहिए, बट डोंट यू थिंक इट्स इनएविटेबल? आप अगर यूएस भी चले जाएं, फॉक्स न्यूज़ है, पूरा एक राइट स्टैंड लेके रखता है, देन देयर आर सीएनएन एंड अदर थिंग्स। नहीं, यूरोप मैं में भी ये ट्रेंड। पोलराइजेशन में उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, आइडियोलॉजिकल तो पहले था भाई। अखबार बहुत क्लियरली, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई लेफ्ट का शुरुआत से ही लेफ्ट का था, तो कोई प्रो कांग्रेस थे, तो कोई जो है प्योरली अपॉर्चुनिस्ट थे। ऐसे बहुत सारे अखबार इस देश में रहे हैं। कोई तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी सत्ता में रहे उनका विरोध करेंगे, ये तो रहा है। मेरा पोलराइजेशन का मतलब ये है कि एक दूसरे को लेबल करना, एक पर्सनल हो जाना, पर्सनलाइज्ड जर्नलिस्ट एक दूसरे के खिलाफ पर्सनलाइज्ड कैंपेन चलाएं, उनको लेबल कर दें, उनको लिस्ट आउट कर दें, कॉलिंग नेम्स एंड ऑल दैट। ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन, कि भाई मैं उसके साथ दिखना भी नहीं चाहता हूँ। ये इस हद तक हो गया है कि विच इज नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। द स्कोप फॉर डायलॉग शुड ऑलवेज बी देयर। भाई मेरा व्यू पॉइंट है, आपका भी व्यू पॉइंट है। घर के अंदर नहीं होता है क्या? घर में सब एक ही व्यू पॉइंट के नहीं होते हैं, लेकिन हम एक ही घर में रहते हैं, हम सब मीडिया पर्सन्स हैं। लेट अस रिस्पेक्ट ईच अदर, लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू पॉइंट। सीधे हमने लेबल कर दिया कि भाई ये तो गोदी है, ये है ना, ये चमचा है, ये लटियंस है, ये मतलब इस तरीके से, मतलब बात तो करें, हम बात करें। और जब बातचीत की गुंजाइश खत्म हो जाती है ना, तो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी। कहीं भी हो, कोई भी क्राइसिस हो, तो उसमें कम्युनिकेशन, बिकॉज मैं कम्युनिकेशन का व्यक्ति हूँ, मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन जारी रहना चाहिए। युद्ध हो रहा, मतलब जंग के दौरान भी जो है डीजीएमओस आपस में बात करते हैं, जंग के दौरान भी अल्टीमेटली डीजीएमओस ने युद्ध विराम किया था ऑपरेशन सिंदूर में भी। दैट हॉटलाइन इज ऑलवेज, वो हॉटलाइन तो होना चाहिए ना। वो कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ब्रेक डाउन, वो मुझे परेशान करती है कि दैट शुड नॉट बी दैट एक्सटेंड की, मतलब जो है जो नॉर्मल सोशलाइजेशन कर्टसीज वो भी खत्म हो गए हैं कि हम उसको विश नहीं करेंगे क्योंकि आप यू आर बीइंग कंडेम्ड फॉर योर व्यूज। ये नहीं होता था। यू नीड नॉट रिस्पेक्ट मी, बट यू नीड नॉट कंडेम मी ऑल्सो फॉर माई व्यूज, इट इज माई व्यू पॉइंट, है ना। तो आई थिंक दैट ठीक है, आपका अपना व्यू है, हमारा अपना व्यू है, कोई बात नहीं। आपको लगता है वो हॉटलाइन खत्म हो गई आज मीडिया में? हाँ, ब्रेक डाउन है। अभी कोई डिस्कशन, एंगेजमेंट नहीं, मुझे ऐसा मंच नहीं दिखाई देता है जहाँ मतलब तुरंत लेबलिंग हो जाता है, संघी वो है, ये है, ये दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट से दैट यू आर द ओनली अथॉरिटी ओवर नॉलेज, विजडम, सब आपका ही बुद्धिमत्ता, ये सब आपका प्रिजर्व है, किसी और का कोई उस पर अधिकार नहीं है। मुझे इस पर जरा आपत्ति है कि ये सिचुएशन अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। एक तो वहाँ भी आपने जो कहा वेस्ट में भी है, लेकिन वेस्ट में एंगेजमेंट है, देयर इज नो ओपन कन्फ्रंटेशन लाइक वी हैव हियर, है ना। वो अच्छा नहीं है। वो इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रल विक्ट्रीज एंड डिफीट्स आर आर ए फेज, उसको इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए कि आप जो है सर कुछ दिन पहले अशोक श्रीवास्तव जी आए थे। हाँ, सो ही सेड कि मेरी बुक की और मेरे ऊपर बहुत अटैक हुए कि ये तो झूठ है सब कुछ। ही ओपनड हिज बुक की स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, सब कुछ रिटन विद फैक्ट्स। ही सेड आई कॉल्ड अप रवीश कुमार कि अगर आपको कोई आपत्ति है, ये मंच है, आइए यहाँ पे बात कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। सो वो जो टेबल है ना, दैट टेबल ऑफ डायलॉग, दैट प्रॉब्ली इज नो। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि वो ने आज हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार, इतना मिसट्रस्ट, इतना मतलब हेट्रेड हो गया है कि वी आर नॉट रेडी टू टॉक अक्रॉस द टेबल कि भाई दिस इज माय व्यू पॉइंट, दिस इज माय व्यू पॉइंट, है ना, ये मेरा व्यू पॉइंट है।
मतलब if I am able to convince, if you are able to convince me, fine, I am ready to, but today we are not ready to listen. हम सुनने के लिए तैयार नहीं है. तो मुझे लगता है कि सुनो तो सही भाई. हो सकता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक गवर्नमेंट पूरा ही गलत है. ये भी नहीं हो सकता है कि वो सभी जगह ठीक है, सब कुछ ठीक ही कर रहा है. ये भी नहीं हो सकता. दोनों है, दोनों पॉइंट है. एक को सब कुछ नकारात्मक ही दिखाई देता है, सब कुछ. ऐसा तो होता नहीं है ना. तो ये उसका मतलब है कि इट्स एजेंडा ड्रिवन. कुछ अच्छा नहीं हुआ, हम नहीं कह रहे कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन अच्छे बुरे का तो यात्रा हमेशा से चलती रही है. आपके नज़र में ज़्यादा अच्छा उस कब किसी टाइम में हुआ होगा, हमारे नज़र में ज़्यादा अच्छा किसी टाइम में हो रहा है. ये प्रोपोर्शन का है. शेड्स ऑफ ग्रे. राम और रावण में भी खेल तो प्रोपोर्शन का था ना. ब्राह्मण तो रावण भी था, ज्ञानी भी था. प्रोपोर्शन क्या था? The proportion of evil dominated him. So he became Ravan. The proportion of goodness dominated in Ram. So he became Ram. It is as simple as that. Proportion क्या है? सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट था, आई स्टिल रिमेंबर, आई यूज्ड टू लाइक इट अ लॉट. हम लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक दुश्मन नहीं. हाँ. सो डू यू थिंक दैट वो ओपोनेंट के बजाय वो एनिमी वाला उसमें कन्वर्जन हो गया? मतभेद ठीक है ना लोकतंत्र में, मनभेद नहीं. मनभेद है ना, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद ठीक है. जब मनभेद हो जाता है तो लोकतंत्र में जो है वो एक ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, विच इज नॉट गुड. ऑपोजिशन या गवर्नमेंट के बीच में भी जो एक मतभेद होना चाहिए, बिल्कुल. आपका एक दृष्टिकोण अलग है, दृष्टिकोण अलग है, लेकिन आप वही चीज़ों को आप मतलब दोहराते रहोगे, वही चीज़ों को, तो ये तो मतलब लेट इट बी फैक्ट सेंट्रिक. तथ्यों के आधार पर हम बात करें. Right. Sir, coming to your last leg of, you have been a media educator also. Makhanlal University, then the prestigious IIMC, आप डायरेक्टर रहे. Very frequently you speak about decolonizing the education also. So media में वो decolonization आपने कैसे implement किया during your tenures? मेनली एक तो मैंने लैंग्वेज जर्नलिज्म को प्रमोट किया, और दूसरा मैंने जैसे कहा कि इंडियन पर्सपेक्टिव्स को लाने की कोशिश की. कम्युनिटी रेडियो को स्ट्रेंथन किया, ग्रासरूट्स जर्नलिज्म को मजबूत किया, इंडियन पर्सपेक्टिव देने का मैंने प्रयास किया. क्योंकि डिकॉलोनाइज तो तभी होगा ना, अगर क्लैरिटी नहीं आएगी, हम चीज़ों को मतलब नहीं समझेंगे, उसके गहराई तक नहीं जाएंगे, तब तक तो आप डिकॉलोनाइज नहीं कर सकते हैं. सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बहुत सारी बातें हैं, मिथ्स, नैरेटिव्स, फेक नैरेटिव्स, वही चलता आ रहा है. तो उससे हटके व्हाट इज द रियलिटी, है ना. तो उस रियलिटी को समझने का एक प्रयास होना चाहिए. तो मैं समझता हूं कि हमने ये प्रयास किया कि दैट देयर इज एन अदर साइड आल्सो, है ना. यही हमने एजुकेशन में वो देने के. भाई देखिए, मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ. SRP कल्लूरी छत्तीसगढ़ के मतलब पुलिस ऑफिसर थे. उनके ऊपर द लेफ्ट और बाकी लोग आरोप लगाते थे कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं. और क्योंकि वो नक्सलाइट्स का बैकबोन तोड़ते थे तो वो राइट के हीरो भी थे. तो मेरे खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुआ जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे यहाँ उनको बुलाया हमारे ऑडिटोरियम में. उन्होंने कहा कि आप इसको कैंसिल करो बिकॉज ही इज ए ह्यूमन राइट्स वायलेटर. मैंने कहा सॉरी, अगर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ द डे विल एक्ट अगेंस्ट हिम, या कोर्ट्स ऑफ द डे विल act against him. I am not going to sit in judgment. You also attend that. These are journalism students. There is no restriction on any student.
You also come and ask him questions. हम्म ये जो हम ये तय कर लेते हैं कि भाई उससे एंगेज ही मत करो, ये जो एक्सक्लूसिविज्म है, समझो गलत है तो साबित करो। वन साइडेड तो हमने नहीं रखा। हमने कहा कि सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने कहा हम दे दूंगा। तो मेरे खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और बाकी सब। तो मैंने कहा कि भाई आप जाके बात करो ना, उनसे बात करो ना भाई, मुझसे क्यों, मेरे खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ एक मंच प्रदान किया है। मैं अगर कह रहा हूं कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मैंने तो ये तो नहीं कहा। वो कह रहे हैं, उनको जो कहना है आप पूछिए जो आपको पूछना है। लेकिन उस वक्त तत्कालीन मीडिया ने इतना हेडलाइन किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो डिकोलोनाइजेशन मतलब वो पर्सपेक्टिव्स जो अभी तक हमने छुपा के रखा, जिसके बारे में हमने बताया ही नहीं, वो भी तो बताएं हम कि ये भी एक पर्सपेक्टिव है भाई, सिर्फ यही एक पर्सपेक्टिव नहीं है, इसके एक और पर्सपेक्टिव है। वरना ये हम वो घोड़े को जैसे हम वो बांध देते हैं ना, वहीं दौड़ता रहे, वो वहीं दौड़ता रहे, वो नहीं, हमने खोल दिया वो पट्टी कि देखो, अब देखिए कि मैदान कितना बड़ा है। फिर आपको उसी लीक पे दौड़ना है तो दौड़ो। सर आपने जेएनयू पे एक डोजियर, कंट्रोवर्सी हुई थी जेएनयू में, हाँ। आपने एक डोजियर प्रिपेयर किया था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं देखिए, जेएनयू में इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि एक सेगमेंट था जो एंटी इंडिया स्लोगनियरिंग करता था, एंटी इंडिया एजेंडा को लेकर चलता था, कश्मीर के लिबरेशन के फेवर में था, ओपनली थे। राइट। तो मेरा एक आर्टिकल था पायनियर में, देयर वाज ए जेंटलमैन कॉल्ड वांगनू, a faculty of the who wrote a document, prepared a document. He documented these activities, listed the various organizations, which was called JNU Dossier. So I did not prepare that, this gentleman prepared it, but I brought it to light. But because he was never allowed to highlight it. So I called him and I said that I want to, write about it. And I wrote a piece in the Pioneer. At that time, Chandan Mitra was the editor. That became a big issue. Defamation suits were filed, posters were put up, protests were held. तो मुझे तो उसका औचित्य समझ में नहीं आया। मैंने तो कोट किया था एक डॉक्यूमेंट से, आप कंटेस्ट करो। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि ये स्लोगन्स हुए हैं। भाई ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। मैंने तो नहीं कहा आप एंटी नेशनल है। मैंने कहा कि आपके द्वारा ये प्रोटेस्ट आयोजित किया था जिसमें एंटी इंडियन स्लोगनियरिंग वाज डन। अब आपको लगता है कि आपको एंटी नेशनल बोल दिया, दैट इज योर प्रॉब्लम। मैंने तो नहीं कहा आपको, मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया। मैंने कहा इन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, है ना। तो वो उनको बुरा लगा, उसको कहा कि आप जेएनयू को पेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइट में। मैं पूरी जेएनयू की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो वहाँ क्या हो रहा है इस पर जो डोजियर तैयार हुआ विथ एविडेंस, ऐसा नहीं कि हवाई बात है, विथ डॉक्यूमेंट, विथ देयर पोस्टर्स, इन सब के साथ सब मेरे पास रहा, उसके साथ मैंने बात की। ऐसे जर्नलिस्ट इज माई ड्यूटी भाई। मैं जब जर्नलिस्ट था तब मैंने देखा, मैं गया था चरखी दादरी, वहां वर्स्ट मिड एयर कोलिशन हुआ था बिटवीन ए कजाक एयर एंड ए सऊदी एयर। ये दो हवाई जहाज टकरा गए थे दिल्ली के सरहदों पर ही, ये आपका गांव है, इसके ऊपर ये दोनों में हज यात्री थे। मैं अगले दिन, मैं उसी रात पहुंचा, सुबह मैंने देखा तो आरएसएस के जो स्वयंसेवक है वो ताबूत तैयार कर रहे हैं। एक भी उसमें नॉन मुस्लिम नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम्स थे। दोनों हवाई जहाज हज से आ रहे थे, उनके लिए ताबूत तैयार किया आरएसएस के लोगों ने।
उनके बॉडीज को पिकअप किया आरएसएस के लोगों ने, और उस ताबूत को तैयार करके आरएसएस के वॉलंटियर्स खड़े हुए थे। क्या मुझे ये रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? मैंने किया, और इट बिकेम फ्रंट पेज इन ऑल द न्यूज़पेपर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया का अभी मुझे याद है फ्रंट पेज था, 4 कॉलम। देश भर में पीटीआई इश्यू कर रहा है तो ऑब्वियसली आई सॉ इट विद माय आईज। तुरंत कह दिया ये तो संगी है, ये तो भगवा है, ठप्पा लगा दिया मेरे ऊपर। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये ठप्पा आज का थोड़ी है भाई। ठप्पा लगाने का तो पुराने से मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो उस वक्त ठप्पा लगा दिया तो संगी है। मैंने कह दिया भाई मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं उसको ब्लाइंडली इग्नोर कैसे कर सकता हूं? मैंने जो देखा वो मैं बोलूंगा। अभी बोलता हूं, अभी भी इजराइल गया था 10 दिन, जो देखा वो मैंने लिखा। इंडियन एक्सप्रेस में मेरा कॉलम छपा अभी पिछले हफ्ते। जो मैं देखूंगा वो मैं बोलूंगा, इसलिए मुझे जर्नलिस्ट कहते हैं, है ना। मैं एजेंडा ड्रिवन थोड़ी हूं। जो मैंने देखा मैं कवर करने गया था वहां। इजंट इट न्यूज दैट आरएसएस इज प्रिपेयरिंग कॉफिन फॉर द विक्टिम्स, द मुस्लिम विक्टिम्स ऑफ एन एयर क्रैश। आई थॉट इट शुड ब्रिंग हार्मनी। ट्रू, इट शुड ब्रिंग हार्मनी ना। तो जो देखा उसको बोलने में क्या, तो वही हुआ। तो ये तो वो जो था उसको रिपोर्ट किया था डोजियर में, तो मेरे पीछे पड़ गए ये संगी हैं। हाँ, मतलब ये एजेंडा है, ये पेंट किया जा रहा है, ये नहीं है सच। हमने जेएनयू को वो कर दिया, जेएनयू को, अभी जेएनयू में जैसा बड़ा संस्था हमारे एक लेख से खत्म हो जाएगा तो फिर वो लायक ही है खत्म होने। अगर अगर एक आर्टिकल एक इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर सकता है तो देन फिर मैं क्या बताऊं। सर, ऑनलाइन यूट्यूब कोर्सेज घर बैठे मोबाइल पे सीख लो। मैं एक जर्नलिस्टिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो उज एस्पायरिंग टू बी अ जर्नलिस्ट। ऑनलाइन एकेडमीज, यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, बैठे बैठे पॉडकास्ट ही स्टार्ट कर लो, कुछ भी कर लो। आज की डेट में एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट एक इंस्टीट्यूशन में क्यों आए जर्नलिज्म की पढ़ाई करने? वो बैठे अपना ऑनलाइन कर ले, सीखे, और अपना चाहे यूट्यूब चैनल चला ले, चाहे किसी मीडिया हाउस में जाके काम कर ले। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ए फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन ट्रेनिंग अ जर्नलिस्ट टुडे? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, आप तो यूट्यूब में सब कुछ बताते हैं, है ना। खाना बनाने से लेकर आत्महत्या करने तक का सारा कुछ, हाउ टू, इतना ही करने की जरूरत है ना। तो ऐसे जर्नलिस्ट नहीं बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें अच्छे टिप्स नहीं मिलते हैं, टिप्स को ले लो। सीनियर जर्नलिस्ट अगर बता रहे हैं, अब आपने मुझसे इंटरव्यू किया, और अगर मीडिया के स्टूडेंट्स इसमें से कुछ सीख जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दैट डज नॉट रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन, यू नो, द क्लासरूम एजुकेशन, जहां उनको थ्योरी के बारे में बताया जाता है, जर्नलिज्म के ग्लोरियस इतिहास के बारे में बताया जाता है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। उसको समझे बगैर हमारा जो आपने जो जिक्र किया, हमारे आज़ादी में जो है हमारी भूमिका क्या थी, ये समझना जरूरी है। तभी आप किस पेशे के आप हिस्सा हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है ना। इंडियन पर्सपेक्टिव्स क्या है, भारतीय संविधान क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन मीडिया के लॉज क्या है, डेफेमेशन है, स्लैंडर है, ये सब है ना। आरटीआई क्या है, इन सबको समझे बगैर ये सब तो नहीं बताएंगे। वो तो सिर्फ बताएंगे मोबाइल में कैसे आपको ये लेना है, लाइट कैसे होना चाहिए, आपके यही यूट्यूब सिखाएगा ना आपको टेक्निकल पार्ट। वो भी आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की जरूरत है, वो यूट्यूब देखकर नहीं होगा। स्टूडियो सेटअप में जाके आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो आप टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन ऐड वैल्यू, वैल्यू एडिशन वो दे सकता है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस, ये मेरा मानना है। एस्पायरिंग जर्नलिस्ट जब इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, दे राइट एंट्रेंस एग्जाम्स, दे कम टू गुड इंस्टीट्यूशंस। आपके हिसाब से आजकल जो यंग बच्चे आ रहे हैं वो क्या एक कॉमन गलती कर रहे हैं बिफोर कमिंग टू इंस्टीट्यूट्स एंड ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन? क्या गलती कर रहे हैं? लैंग्वेज सबसे बड़ी गलती। लैंग्वेज में कोई ध्यान नहीं है, बहुत बुरा हाल है। चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, ना उनको ग्रामर की समझ है,
कहते हैं ना वर्तनी, ना कुछ भाषा की समझ, ना पहली बात तो सबसे बड़ी गलती है, भाषा साहित्य से उनका नाता टूट गया है। सिर्फ सोशल मीडिया से जो भाषा उन्होंने सीखा है बस वही। दूसरा, अखबार ही नहीं पढ़ते। मैं अभी एक फैकल्टी इंटरव्यू के लिए गया था। मैं फैकल्टी, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन करने गया था। सारे कैंडिडेट से पूछा कि आज का अखबार पढ़ा? नहीं पढ़ा किसी ने, और ये पढ़ाने आ रहे हैं। अखबार पढ़ना छोड़ दिया। मैंने कह दिया चलो यार आप हार्ड कॉपी मत पढ़ो, ऑनलाइन तो पढ़ लो, अखबार नहीं देखना है हमें, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्या हो रहा है जो उसने दिखा दिया सोशल मीडिया में, बस वो न्यूज़ है। फिर आप पत्रकार कैसे बन सकते हैं? आपका अगर एक पर्सपेक्टिव नहीं है, वाइडर पर्सपेक्टिव नहीं है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं है, ब्रॉडर कैनवास नहीं है, हाउ डू यू बिकम ए जर्नलिस्ट? हम लोग तो इतने अखबार पढ़ते थे, मैंडेटरी था। सुबह आते ही पहला काम था अखबार पढ़ना, और अखबार पढ़ने के बाद डे के लिए हम तैयार होते थे। उस जमाने में तो गूगल नहीं था, एआई नहीं था। आजकल लोगों को लगता है कि भाई एआई से पूछ लेंगे, अच्छा केजी सुरेश से मिलना है, चलो एआई से पूछेंगे हु इज केजी सुरेश, वो जो भी गलती बताएगा वो सब वो मान लेंगे। कई लोग मुझसे बहुत ही, आपने तो होमवर्क किया है, लेकिन ऐसे भी कई लोग मुझे मिलते हैं जो कोई होमवर्क नहीं करते हैं और सीधे ही सवाल पूछते हैं। एआई ने कुछ बता दिया उनको, तो उस हिसाब से। तो एक व्यक्ति मुझसे मेरे वाइस चांसलर पद छोड़ने के बाद 6 महीने बाद कोई मिलने आया, तो उन्होंने कह दिया कि आप तो वाइस चांसलर हैं। मैंने कहा नहीं हूँ, 6 महीने से नहीं हूँ। उन्होंने कहा है। मैंने कहा यार मुझे पता ही नहीं, मैं वाइस चांसलर हूँ। उन्होंने एक एआई में उन्होंने सर्च डाल दिया था, क्योंकि अंग्रेजी में किसी अखबार में नहीं आया। मेरे बाद जो रिप्लेस जो हुए उनका नाम किसी अंग्रेजी अखबार में नहीं आया। तो भाई इंटरनेट एआई तो वही उठाता है जो उसको दिखा इंग्लिश में या जो भी, वो भाई वो तो एक एग्रीगेटर है, उसने देखा। तो उसमें तो जो वीसी जब भी केजी सुरेश का होता तो वाइस चांसलर के नाते ही छपा हुआ है। मेरा अपॉइंटमेंट जब वीसी हुआ था, अच्छा जब आप छोड़ते हैं पोस्ट तब कोई भी छापता नहीं है भाई ये डेमिटेड ऑफिस, नहीं, लेने पे वो आता है, अपॉइंटमेंट होता है तभी होते हैं, है ना। तो आई कंटिन्यू टू बी द वाइस चांसलर जब तक वीसी साहब का कोई और अंग्रेजी अखबार में नहीं आया, कहीं नए वीसी साहब का कि कोई रिपोर्ट नहीं आया, तब तक तो मैं ही वीसी रहा। तो वो जो है आप क्योंकि पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते, देयर इज नो नीड। एआई तो है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, मेटा है ना, ग्रॉक है, पूछ लो वो बता देंगे, गूगल कर लो। भाई मैंने अगर अपना विकिपीडिया को अगर मैंने या मेरे स्टूडेंट्स किसी ने अपडेट नहीं किया तो वही है, मेरा 1 साल तक वही पड़ा रहा। फिर मेरे एक स्टूडेंट को याद आया, उसने कहा अरे सर तो डायरेक्टर हैं अभी इंडिया हैबिटेट के, मुझे वो करना चाहिए। तब से लेकर वो एआई भी कहने लग गया कि मैं डायरेक्टर हूँ। मान्यता तब तक मिली नहीं थी, सरकार ने भले अपॉइंट कर दिया था एआई ने नहीं मान्यता दी थी क्योंकि कहीं छपा नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि आपका बहुत ही सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों का। ऐसे में फिर आप बहुत सफल, तब आप जाके कहते हैं कि भाई हम लोग लाहौर पहुंच गए, हम इस्लामाबाद जीत गए, हाँ, और हमने धर्मेंद्र को मार दिया, क्योंकि हम डीप नहीं जाते हैं, हम अपने सोर्सेस तक। हमारा था कि खबर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। जब चरखी दादरी एयर क्रैश हुआ था तो सबसे पहले मेरे पास खबर आई थी, सबसे पहले मैंने 3 जगह चेक किया, मेरे सारे जो सोर्सेस थे उससे चेक किया, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला। या तो मैं छोड़ देता, ईगो में रहता यार मेरे सोर्सेस ने तो डिनाई कर लिया। मैंने तुरंत अपने डिफेंस करस्पॉन्डेंट को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये मेरे पास एक इनपुट आया हुआ है कि ऐसे कुछ गिरा है, कहाँ है कुछ आइडिया नहीं है, आप डिफेंस करस्पॉन्डेंट है, आप अपने एयरफोर्स के सोर्सेस से पता करिए।
और मेरे सीनियर ने जो है एयरफोर्स से बात की और कंफर्म किया कि ऐसे एयर क्रैश हुआ है। तो या तो मैं ईगो में रहता और खबर को खो देता। मैंने तुरंत, जब मुझे नहीं मालूम तो मैंने अगले को दे दिया। मैंने अपना 2-3 जगह कोशिश किया, पुलिस से बात किया, फायर कंट्रोल से बात की, एटीसी से बात किया, लेकिन नहीं था उनके पास, या एटीसी ने नहीं जानबूझकर बताया। लेकिन एयरफोर्स के सोर्सेस ने उनको कंफर्म कर दिया, उन्होंने पुट आउट किया, ब्रेकिंग न्यूज का क्रेडिट उनको मिल गया। कोई बात नहीं, खबर तो चली ना। राइट। तो ये जो चीज है, हमें वो चीजों का एक बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। सर, जो जर्नलिस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, वेदर एट माखनलाल यूनिवर्सिटी, एट आईएमसी, उनकी जो टेक्निकल पढ़ाई है वो तो है, इक्विपमेंट्स हैं, देन द नॉलेज पार्ट। एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है मीडिया एथिक्स, एथिक्स इन मीडिया, कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर स्टिंग ऑपरेशन भी कर रहे हो तो उसके डूज एंड डोंट्स होते हैं कि आपका पर्पस क्या है। जो न्यूज़ रूम में एंकर बन रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो रिसर्च करेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन कंटेंट बनाएंगे एज सिटीजन जर्नलिस्ट, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ग्राउंड पे जो रिपोर्टर जाएगा ना, आई वांट टू स्पीक अबाउट दैट गाय। मीडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एम्प्लॉयर। आपने अपनी सैलरी के बारे में बताया था। आज भी उस इंसान को जो माइक कैमरा लेके सड़क पे जाता है सच दिखाने के लिए और ढूंढने के लिए, ये तो लीस्ट पेड मिनिमलिस्टिक मिलता है कि बस वो जिंदा बचा रहेगा। यहां से ये चीज शुरू होती है, एंड देन देयर आर पीपल हु वेंचर इनटू ग्रे एरियाज टू कवर अप फॉर दैट। सो हाउ डू यू मेक योर स्टूडेंट्स लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ देखिए, एथिक्स? बहुत कठिन है डगर पनघट की। मैं जब इंडियन मीडिया सेंटर का डायरेक्टर होता था और हम लोग करते थे पेड न्यूज़ के बारे में, वर्कशॉप्स कराते थे, तो मुझे तो गांव देहात के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने उठ के खड़े होकर बोला कि सर प्लीज़, ये आपके लिए पेड न्यूज़ होगा, मेरे लिए पेड न्यूज़ है। पेड न्यूज़? हाँ, क्योंकि मेरा जो है ना पापी पेट का सवाल है सर, मैं घर कैसे चलाऊंगा? तो मुझे तो लेना ही पड़ेगा। पर सेंटीमीटर कॉलम के हिसाब से पेमेंट किया जाता था, कौन करेगा? तो ये तो डिग्निटी ऑफ लेबर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एथिक्स बड़ा डिफिकल्ट है साहब, आसान नहीं है। और देयर इज नथिंग कॉल्ड ए जनरल एथिक्स। आई थिंक दैट सबकी अपनी लक्ष्मण रेखा है, सबको अलग अलग खींचना है। उसमें आपकी परवरिश, आपकी पृष्ठभूमि, आपकी मजबूरियां, ये सब मैटर करती हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी छोड़िए ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस क्या नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? मीडिया में भी है, हिंदुस्तान में हर कई जगह है, हो रहा है। जो मजबूर बच्चियां हैं कंप्रोमाइज कर देते हैं, ऑब्जेक्शन भी कर देते हैं, तो उनको समझा दिया जाता है, अरे बेटा एडजस्ट करके रहना होता है। जो डिफाई कर सकते हैं कि नहीं, आई एम गोइंग टू पुट माई फुट डाउन, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनी नॉनसेंस, तो शायद उनके पास वो बैंडविड्थ भी है। जिसके पास बैंडविड्थ नहीं है वो शायद उस तरीके से ओपोज नहीं कर पाता जिस तरीके से ओपोज करना है। सेम इज द केस विद एथिक्स ऑल्सो। तो मैं तो कहता हूँ एथिक्स इज ए लग्जरी। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है स्टेटमेंट ये, इट्स गुड वन, लेकिन मैं मानता हूँ कि एथिक्स लग्जरी है। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। ट्रांजिशनिंग टू द लास्ट सेगमेंट, भारत इंडिया को आप कैसे देखते हैं? क्या भारत एक कहानी है? क्या भारत एक देश है? क्या एक ये सिविलाइजेशन या सभ्यता है? ये मेल्टिंग पॉट है? ये एक आइडिया है? व्हाट इज भारत इन योर लेंस? आई थिंक भारत को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना बड़ा कठिन होगा। और इंडिया नाम का कोई जीव है नहीं, ईमानदारी की बात है, सब भारत ही है।
हम सब भारतीय पृष्ठभूमि से ही आए हैं, हमारे माता पिता भारतीय पृष्ठभूमि से आए हैं। हम शहरों में रहते हैं तो इसको इंडिया कह दिया, मैं नहीं मानता। अर्बन एरिया में रहने वाला इंडिया है नहीं, अर्बन एरिया में रहने वाला भी भारत को ही जीता है। उसके रिश्तेदार गांव में हैं, वो गांव से जुड़ा हुआ है ना। तो वो एक सेगमेंट जो सभी सभ्यता और वैल्यूज से मतलब पूरी तरीके से कटा हुआ है, मैं उसको इंडिया नहीं कहूँगा। तो इंडिया दैट इज़ भारत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कहते हैं, विदेशी उसको इंडिया कहते हैं, हम भारत के लोग भारतीय उसको भारत कहते हैं। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं। और तो ये सब आर्टिफिशियल डेफिनेशंस है इसको जो बनाया गया है कि भारत अलग है, इंडिया अलग है, बस एक ही है, भारत है। भारत एक सिविलाइजेशन है जहाँ एक कॉमन थ्रेड है। बहुत से डाइवर्सिटीज हैं लेकिन एक कॉमन थ्रेड भी है, कुछ सोच में, मानसिकता में, एक वे ऑफ लाइफ में, जो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो फिलॉसफी है कि सबका भला हो, वसुधैव कुटुंबकम, इसमें विश्वास करता है, जो मंत्र में जो है विश्व का कल्याण हो की बात करता है। वो नहीं कहता है कि सिर्फ सनातनियों का कल्याण हो, सिर्फ हिंदुओं का कल्याण हो, सिर्फ भारत का कल्याण हो, है ना, नहीं बोलता है। वो कहता है कि विश्व का कल्याण मंत्र में कहता है। वो है भारत। तो हमारा एक बृहत है सोच, हमारे अंदर विडंबनाएं भी है, विरोधाभास भी है, वो भी भारत है ना। तो हम संकीर्ण भी हैं कुछ मायने में बहुत ही दरियादिल भी हैं। यही है भारत। तो वी आर, ये कहना कि हम पूरा एक डिफाइन करके आप कह सकते हैं, तो इसलिए कोई कहता है कि द आइडिया ऑफ इंडिया, मैं उस वर्ड से मेरे को, देयर आर आइडियाज ऑफ इंडिया। ये आइडिया ऑफ इंडिया बोल के कोई चीज नहीं है। ये कहता है इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। इट इज आइडियाज ऑफ इंडिया। आइडिया, इंडिया इज टू बिग टू बी वन आइडिया। India is too big to be one idea. It is ideas. It's a lot of ideas, है ना, a lot of diversity, but there is a thread which unifies all of us together. There are exceptional cases when there are some incidents here and there, but a couple of incidents don't define 142 crore people. They are abhorrable, they are condemnable, but that doesn't define an entire country. That doesn't define an entire nation. So I think that that has to be understood, that you cannot define this country. You have, it's a mini universe. It's a mini universe, but with a certain value system. Millions of people migrated during the COVID. Millions. But not a single food riot happened, unlike in the West. To me, that is my India. That is my Bharat. Yeah. So speaking of civilization, since you say India is a civilization, टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे बंटवारा हुआ था 1947 में। एक साइड का पक्ष था कि क्योंकि रिलीजन अलग है, हमारी एस्पिरेशंस और उनके लिए हमें अलग देश चाहिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा। India chose to be a secular country, but after that, what we have seen Pakistan में the percentage of Hindus, बांग्लादेश में what's happening since last year, और पहले भी हो रहा था, अभी तो शायद डॉक्यूमेंट हो रहा है और सोशल मीडिया पे दिख रहा है। Do you think as a civilization बंटवारा हुआ, उसके बाद भारत का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी द लास्ट रिफ्यूज ऑफ हिंदूज अराउंड द वर्ल्ड, कि कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो लोग जिनके साथ धर्म के आधार पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि कम से कम यहाँ पे उनको एक लास्ट शरण मिल जाए। देखिए, सीए जो बनाया गया था, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं
वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं यही था कि जो परसिक्यूटेड लोग हैं उनको एक जगह मिले, एंड इट वाज अपोज्ड, इट नेवर केम इनटू दैट वे। और बट मेरा ये मानना है कि नो डाउट देयर शुड बी एन ऑप्शन, बट वी शुड नॉट एंकरेज दैट। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। बांग्लादेश में क्या टोटली सरेंडर करके हार मान के वापस आ जाएं? यहाँ आए ठीक है, वो यहाँ के लोग, बट व्हाई शुड दे कम? दे चोज नॉट वंस बट ट्वाइस। 1947 में बांग्लादेश के हिंदुओं ने तय किया था कि वो ईस्ट पाकिस्तान में रहेंगे। 1971 में जब वो बांग्लादेश बना तब भी उन्होंने तय कर लिया था हम बांग्लादेश में रहेंगे। तो फिर वो क्यों आए? उनको अपनी समस्या का समाधान के लिए उनको, हाँ, हम क्या मदद कर सकते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट क्या दे सकते हैं, फिनेंशियल सपोर्ट क्या दे सकते हैं, वो हमारी तरफ से। खाली पलायनवाद नहीं, हम हमेशा पलायन ही करते रहें क्या? पलायनवाद इज नॉट ए रिस्पॉन्स। हाँ, आप अपना एग्जिस्टेंस, अपना कैरेक्टर को बचाने के लिए, लेकिन आज दुनिया काफी बदल गई है। तो आज हिंदू समाज भी काफी सशक्त हो गया है वैश्विक स्तर पर। मुझे लगता है कि जैसे जूइश लॉबी एक पावरफुल है, तो ग्लोबल स्टेज में भी एक पावरफुल, देयर शुड बी ए हिंदू लॉबी which should be able to influence foreign policies, pressurize governments, powerful governments to act on countries like Bangladesh and Pakistan, not to allow the persecution of Hindus. तो मैं समझता हूँ कि वो सब छोड़ के आ जाएं, उनको उस पर सब कब्जा कर लें और वो आ जाएं। वो सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है। टेम्परली कुछ लोग आते हैं तो बिल्कुल उनको जगह मिलनी चाहिए, लेकिन उनको फाइनली रहना उधर ही है, उधर ही उनका सब कुछ है। ये 1947 नहीं है, ये 2026 है। उस वक्त की मजबूरी अलग थी, बात अलग थी। आज दे शुड लर्न टू stay and fight back, and our responsibility, moral responsibility, is to support them in every possible manner. That is our responsibility. सर लास्ट क्वेश्चन मैं हर एक से पूछता हूँ कि if I remove your name, your profession, your religion, your country of origin, your education, and all other things, then who are you? और इसी को मैं थोड़ा सा रिफ्रेस कर देता हूँ क्योंकि एक फिलोसफिकल डिस्कशन हुई है। भगवान राम जब रावण को हरा के वापस अयोध्या आए थे तो राजपाट सब हो गया, एवरीथिंग वॉज सेटल्ड, तो उनके अंदर एक कुंठा थी रात में, तो अपने गुरु के पास गए। भरी रात में उन्होंने दरवाज़ा उनका थपथपाया। गुरुदेव अंदर से बोले कौन है? तो उन्होंने बोला गुरुदेव यही मेरा प्रश्न है कि मैं कौन? क्या मैं अयोध्या नरेश राजा राम हूँ? क्या मैं दशरथ का पुत्र हूँ? क्या मैं सीता का पति हूँ? मैं हूँ कौन? एज अ मनुष्य मैं कौन हूँ? सो हु इज केजी सुरेश सर इफ ऑल द थिंग्स आर रिमूव फ्रॉम हिम? नहीं, वी हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज, कैसे रिमूव करूं? इट्स अ रियलिटी, मैं रिमूव कर ही नहीं सकता हूँ। मैं एक फादर भी हूँ, एक सन भी हूँ, एक हस्बैंड भी हूँ, एक ब्रदर भी हूँ। तो रियलिटी है ना, जब तक मैं फिजिकल बीइंग में हूँ मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट चेंज देम। टेकिंग बर्थ इन विच फैमिली, विच रीजन, विच लैंग्वेज, विच इज not my choice. So I have to accept it. So man comes with multiple identities at the end of the day. And I think that we should learn to reconcile all our identities. One should not be at the expense of the other. यही मेरा कहने का मतलब है। तो let us learn to balance those identities. ब्रदर ब्रदर ही रहेगा, तो ब्रदर का रोल को छोड़कर हस्बैंड बनूं? नहीं, हस्बैंड रहूंगा तो ब्रदर का रोल को भी निभाऊंगा, है ना। सन हूं तो फादर का भी रोल को निभाऊंगा। तो उसको बैलेंस करना ही मेरा
मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में. हाउ टू बैलेंस दैट. आई कैन नॉट डिनाई माई आइडेंटिटीज. आई एम वॉट आई एम. आई हैव बीन इंटरेस्टेड ऑन दिस. दिस वॉज नॉट माई चॉइस विच फैमिली टू बी बॉर्न. किसका ब्रदर बनना है, किसका ये बनना है, वो नहीं. हाँ, मैरिज मेरा चॉइस था, रिलीजन मेरा चॉइस है, नॉट बाई बर्थ बट आफ्टर आई ग्रो अप इट इज़ माई चॉइस. कुछ चीज़ें तो मैं मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना. वो एक्सेप्टेड है. आई एम यू नो मल्लू, तो आई एम मल्लू, है ना. तो आई कांट चेंज इट बिकॉज माई पेरेंट्स वर मल्लू. आई कांट चेंज इट even if I speak the fluent Punjabi, you know, but I can't change that fact. It's a fact. How can I deny that fact? So वो उसको एक्सेप्ट रिकनसाइल करना है आपको. हर रियलिटी के साथ आपको एक्सेप्ट करना है और उस बैलेंस को भी. आई एम ए हिंदू, सो आई एम ए हिंदू. वो है मेरा बिलीफ सिस्टम है. नॉट बिकॉज आई वॉज बॉर्न देयर, बिकॉज आई बिलीव इन दैट. आई एम एन इंडियन, तो इंडियन का ड्यूटी भी मुझे मेंटेन करना है. तो यही तो ह्यूमन बीइंग जो है, यही नेगोशिएट तो जीवन भर करता रहता है. इन आइडेंटिटीज को नेगोशिएट करते हुए आगे जीवन जीता है. तो मैं समझता हूँ कि लेट अस बी इन हार्मनी विथ अवर मल्टीपल आइडेंटिटीज, है ना. तो वो ज़रूरी है. बिल्कुल सर, इट वाज फैंटास्टिक कॉन्वर्सिंग विद यू.